नमस्कार सभी को। आज हम लोग जैव प्रक्रम बायोलॉजी या जीव विज्ञान के चैप्टर 1 पहला चैप्टर देखने जा रहे हैं क्लास 10 का, जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स के व्यू से, आपके परीक्षा के व्यू से भी वो चैप्टर इम्पोर्टेंट है। तो जैव प्रक्रम देखेंगे, पूरा लाइफ प्रोसेस देखेंगे प्लांट और एनिमल्स का। ठीक है, तो जैव प्रक्रम क्या होता है कि शरीर की वे सभी क्रियाएँ जो शरीर को टूट फूट से बचाती है और सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करती है, तो उसे हम जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ कि शरीर के वे सभी क्रियाएं जो शरीर को टूट फूट से क्या करती है, बचाती है। कि कोशिका को मरने से या उसको टूटने से उसे क्या करता है, बचाता है। शरीर को टूटने या फूटने से बचाता है। ठीक है, और सम्मिलित रूप से क्या करता है, अनुरक्षण करता है, मेंटेनेंस करता है, कार्य करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, जैव प्रक्रम कहते हैं। ये आपको समझ में आ गया लाइफ प्रोसेस। जैव प्रक्रम में सम्मिलित प्रक्रियाएँ निम्नलिखित हैं। जैव प्रक्रम में आपका 4 तरह का होता है। क्या? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। हिंदी में बोले तो पोषण, पहला होता है पोषण, न्यूट्रिशन, पोषण को लेना। दूसरा होता है श्वसन, फिर तीसरा होता है वहन, और आपका नेक्स्ट होता है उत्सर्जन। ये 4 प्रोसेस अगर आपका हो रहा है तो ये जैव प्रक्रम का क्या है, प्रक्रियाएँ हैं। अब आता है पोषण। पोषण किसे बोलेंगे? पोषण या भोजन न्यूट्रिशन बोलते हैं। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करना एवं जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित कर उन्हें रक्त में मिलाना तथा ऊर्जा प्राप्त करना, शरीर अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना पोषण कहलाता है। कि सजीवों द्वारा क्या भोजन का ग्रहण कर लेते हैं। सजीवों द्वारा जो आपके लिविंग थिंग्स है, जो जिसमें जान है, वो क्या करता है, भोजन को ग्रहण कर लेते हैं। भोजन करने के बाद जैव रासायनिक प्रक्रम के द्वारा क्या होता है, जटिल पदार्थ जो रहता है, कम्प्लेक्स मैटर्स, उसको किसमें तोड़ता है, सरल पदार्थों में परिवर्तित कर दे, उन्हें रक्त में क्या कर देता है, मिलाता है और ऊर्जा प्राप्त करता है। और शरीर को क्या करता है, अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग करना, उसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। उसे क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। पोषण के मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। पहला ऊर्जा प्राप्ति, दूसरा शरीर निर्माण, तीसरा रोग से रक्षा। हम लोग भोजन जो करते हैं, क्यों करते हैं, पोषण जो करते हैं क्यों करते हैं, क्योंकि वो 3 उद्देश्य को क्या करता है, उसका मुख्य 3 उद्देश्य होते हैं। ऊर्जा प्राप्ति, पहला तो वो खाते तो ऊर्जा मिलता, ऊर्जा मिलने से क्या करते, आप दौड़ रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो या अलग अलग एक्टिविटीज़ करने में, कार्य करने में हेल्प करता है। दूसरा शरीर निर्माण, आपका शरीर को क्या अट्टा कट्टे आपका मजबूत बनाता है। तीसरा आपकी बीमारी से लड़ने में भी क्या न्यूट्रिएंट्स या आपके पोषण है वो क्या करता है, रक्षा करता है। तो ऊर्जा प्राप्ति, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन से ऊर्जा मिलता है। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट्स हो गए, प्रोटीन हो गए, उससे क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। शरीर निर्माण, शरीर का निर्माण प्रोटीन, जल तथा खनिज लवण से होता है। जो शरीर का निर्माण हम लोग का होता है किससे, प्रोटीन, जल, खनिज लवण से मेरा क्या होता है, शरीर का निर्माण होता है, शरीर का स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब आता है रोग से रक्षा। विटामिन शरीर को रोगों से बचाता है। विटामिन आपका, जैसे आपका विटामिन ए की कमी से क्या क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होता है, आपका ये रतौंधी होता है। ठीक है, फिर आपका विटामिन बी से आपका क्या होता है, विटामिन बी से आपका बेरी होता है। विटामिन सी की कमी से अस्कर्वी होता है, दांत का सड़ना। ठीक है, तीसरा आपका विटामिन डी की कमी से क्या, डिक्टेट्स होता है, वगैरह वगैरह। विटामिन की कमी से क्या होता है, मेरे शरीर में रोग आ जाते हैं। तो रोग से रक्षा कौन करवाता है, विटामिन शरीर को रोगों से क्या करता है, बचाता है। ये आप समझ आगे। भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। भोजन में 7 मुख्य अवयव होते हैं। पहला आपका कार्बोहाइड्रेट, दूसरा वसा, तीसरा प्रोटीन, चौथा आपका 4 नंबर जो है कि खनिज लवण, 5वां आपका विटामिन, 6ठा आपका जल, आपका 7वां मोटा चारा, रुक्षांश। ठीक है, मोटा चारा। ये 7 आपके भोजन के 7 मुख्य अवयव होते हैं। पोषण के प्रकार आप देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्या देखेंगे, पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण 2 प्रकार के होते हैं। एक आपका सबपोषी पोषण, उसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सब पोषण को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं। अब आ गया पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपने आसपास के वातावरण में उपस्थित ठीक है, सरल अजैव पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन स्वयं बनाता हो, उसे क्या बोलेंगे, सबपोषी पोषण कहते हैं। सपोषी पोषण वैसा जीव जो अपना भोजन
खुद बनाए कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सूर्य के प्रकाश की मदद से, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सबपोषी पोषण कहेंगे। सबपोषी पोषण का एग्जाम्पल हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। ठीक है, आपके हरे पौधे जितने भी हैं और आपकी ग्रीन अलगी, हरा अलगी जो है, ये आपका खाना खुद बनाता है, स्वपोषी पोषण है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण या वह प्रक्रम है जिसमें सबपोषी बाहर के लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। कि वह एक प्रक्रम है जिसमें क्या होता है, सबपोषी बाहर से लिए पदार्थों को क्या करता है, ऊर्जा से संचित रूप में परिवर्तित कर देता है, ऊर्जा संचित उसमें कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। और ये पदार्थ किसके रूप में लिया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल। और आपका क्या ये आपका मिल जाता है, क्या मिल जाता है आपका ये फोटोसिंथेसिस या आपका सन का लाइट, ये आपको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं, जो ऊर्जा प्रदान करता है। आप प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। ठीक है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, इसकी फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रम है जिसमें क्या सबपोषी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, और इसे सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है। आप प्रक्रिया किसका कहता है? अब वो प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है आगे, क्या आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के लिए जो आवश्यक कच्ची सामग्री है, ठीक है, रॉ मटेरियल्स, वो क्या क्या होना चाहिए? सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए। स्थलीय पौधों इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं। जो स्थलीय पौधे हैं वो किससे? वायुमंडल से प्राप्त करता है। जल, स्थलीय पौधे कहाँ? जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण करते हैं। जड़ के द्वारा क्या करता है? मिट्टी से जल का अवशोषण करता है। कौन? जड़, आपके पौधे के जड़। ठीक है, अब आता है क्या? प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया के चरण, कि आपका फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया का चरण देखते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होता है? क्लोरोफिल। पहला कि क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को क्या करता है? अवशोषित करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल के द्वारा क्या होता है? प्रकाश का जो ऊर्जा है वो अवशोषित करता है। फिर दूसरा क्या है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना। प्रकाश ऊर्जा को किस में चेंज कर देता है? रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करता है। फिर तीसरा स्टेप आपका जो है, जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। फिर जल का जो अणु है वो हाइड्रोजन और किसमें? ऑक्सीजन में क्या हो जाता है? टूट जाता है, अपघटन हो जाता है। चौथा जो इस प्रोसेस में फोटोसिंथेसिस में होता है, जो आपकी प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में क्या होता है? रिडक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? अपचयन हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, ये आपका स्ट्रक्चर है स्टोमाटा का। ठीक है, द्वार कोशिकाएं, ये क्या है आपका? द्वार कोशिकाएं। ये रंध्र छिद्र है। ये आपका क्या? हरित लवक है। ये क्या? हरित लवक है, क्लोरोफिल है। अब आगे, हरे पेड़ पौधों के पत्तियां हरे रंग की होती है। हरे पेड़ पौधे की पत्तियां हरे रंग की होती है। ये पत्तियां इनमें उपस्थित क्लोरोफिल के कारण ही हरे रंग की दिखती है। जो हरे पेड़ के पौधे की पत्तियां जो होता है क्या? हरे रंग की होती है। और ये पत्तियां में क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होने के कारण आपका जो पत्ता जो हरा दिखता है। तीसरा जो पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, पत्तियों की कोशिकाओं में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग होते हैं। ठीक है, उसमें पत्तियों की कोशिकाओं में क्या? हरे रंग के बिंदु कोशिकांग, उसको क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, जिन्हें क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल होता है। जिनमें क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। इसका हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। हरी पत्तियों में उपस्थित एक क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित कर रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है। तो ये आपका क्या, जो उसमें हरी पत्ती में आपका जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है, उपस्थित है, वो क्या करता है? सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा अवशोषित करके, क्लोरोफिल क्या करता है? सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करके, ठीक है, उससे ऊर्जा अवशोषित करके रासायनिक परिवर्तन द्वारा रासायनिक ऊर्जा में बदल दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, पेड़ पौधे जड़ के द्वारा जमीन से जल ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधे क्या? जड़ के द्वारा क्या? जल ग्रहण कर लेते हैं। क्लोरोफिल द्वारा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा इस जल को हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में क्या कर देता है? तोड़ देता है।
पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिन्हें रंध्र छिद्र स्टोमाटल क्या पोर कहते हैं। उसे रंध्र छिद्र होता है कहा जाता है। इन छिद्रों के द्वारा पत्तियां हवा से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करती है। तो आपका रंध्र छिद्र से क्या आपका क्या किया जाता है, ऑब्जर्व, आपका अवशोषित कार्बन डाइऑक्साइड और क्या अवशोषित किया जाता है। पत्तियों में गैस का आदान प्रदान इन्हीं रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। तो पत्तियों में जो गैस का जो आपका आदान प्रदान होता है, मीन्स की ऑक्सीजन को छोड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना कहाँ से होता है, रंध्र छिद्रों के द्वारा होता है। पेड़ पौधों में गैसों का आदान प्रदान इन रंध्र छिद्रों के अलावे तने, जड़ तथा पत्तियों की सतह से भी होता है। तो रंध्र छिद्र के अलावा आपका जो आपका गैसों का आदान प्रदान होता है पेड़ पौधों में, ये आपका तने से भी हो सकता है, जड़ से भी हो सकता है, पत्तियों की सतह से भी होता है। अब चलते हैं आगे की ओर। बोलता है क्या नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका, नेक्स्ट पॉइंट जो है कि पत्तियों द्वारा प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियों द्वारा क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिला और आपका जड़ के द्वारा क्या मिला, जल से प्राप्त हुआ। इससे क्या ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन अणुओं से प्रतिक्रिया कर क्या बन गया, ग्लूकोज बन गया, आपका कार्बोहाइड्रेट बन गया। अब चयित हो जाता है, रिड्यूज हो जाता है, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज में आपका क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, अपचयित हो गया। अब आता है प्रकाश संश्लेषण में निम्नलिखित रासायनिक प्रक्रिया होती है। आपके फोटोसिंथेसिस में जो प्रक्रिया होती है रासायनिक प्रक्रिया, ये आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये आपको याद करना है। क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड और आपका जल जब सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल पड़ता है उसमें तो क्या बन जाता है, आपका ग्लूकोज बन जाता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 और क्या बनता है, ऑक्सीजन देता है साथ में और आपका क्या देता है, वाटर देता है और क्या देता है, जल देता है। तो ये आपको प्रक्रिया है किसका, प्रकाश संश्लेषण में रासायनिक प्रक्रिया का सूत्र दिया हुआ है। ठीक है, या आप बोल सकते हैं रासायनिक अभिकरण दिया हुआ है। अब आता है नेक्स्ट, अब चलते हैं नेक्स्ट की ओर। अब आगे ग्लूकोज के रूप में प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के रूप में जो है आपका कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधों को ऊर्जा प्राप्त होती है। ग्लूकोज के रूप में जो प्राप्त कार्बोहाइड्रेट से पेड़ तथा पौधों में क्या मिलता है, उसे ऊर्जा मिलता है। अब आता है नोट, पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री की आवश्यकता होती है। पेड़ पौधों को ऊर्जा के साथ साथ शरीर के निर्माण के लिए अन्य कच्ची सामग्री रो मटेरियल्स आपका जरूरी होता है। क्या क्या, स्थलीय पौधे जल के साथ साथ अन्य कच्ची सामग्री तथा नाइट्रोजन, उन्हें क्या, नाइट्रोजन जो है जड़ को उसे मजबूत करने के लिए, ठीक है, वो आपका नाइट्रोजन का यूज होता है। फास्फोरस, लोहा तथा मैग्नीशियम आदि खनिज पदार्थ मिट्टी से प्राप्त करते हैं। ये आपकी जो नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम, ये आपके खनिज पदार्थ हैं जो मिट्टी से प्राप्त करता है कौन, स्थलीय पौधे जल के साथ साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या, शरीर को निर्माण करने के लिए ये कच्ची सामग्री का नाइट्रोजन, फास्फोरस, लोहा, मैग्नीशियम का यूज होता है, उपयोग होता है। अब आता है नेक्स्ट, विषमपोषी पोषण। विषमपोषी पोषण किसको बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। ठीक है, विषमपोषी पोषण किसको बोलेंगे, वैसा जीव जो अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरे पे क्या करता है, निर्भर रहता है, तो उसे हम बोलते हैं विषमपोषी पोषण कहते हैं। तो पोषण का वह तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीव द्वारा बनाए गए भोजन से पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। उदाहरण, कवक, फंगस, मनुष्य और अन्य जीव को हम क्या बोल सकते हैं, विषमपोषी पोषण कर सकते हैं, क्योंकि ये अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पे क्या करता है, निर्भर करता है। ठीक है, अब आता है विषमपोषी पोषण 3 प्रकार के होते हैं। विषमपोषी पोषण जो है आपके 3 प्रकार के होते हैं। एक मृत जीवी पोषण, दूसरा परजीवी पोषण, तीसरा प्राणी सम पोषण होता है। ठीक है, तो मृत जीवी पोषण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो मृत जीवी पोषण किसको बोलते हैं कि मृत जीवी अपना भोजन मृत जीवों के शरीर और सड़े गले कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त करते हैं। तो मृत जीवी पोषण जो है सेप्रोफाइटिक, ये क्या, डेड एनिमल या प्लांट से वो क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, मृत जीवी पोषण कहेंगे। एग्जाम्पल आपका इसका उदाहरण हो जाएगा फफूंदी और कवक।
फफूंदी और कवक जो है मृतजीवी पोषण है। नेक्स्ट है आपका परजीवी पोषण, ये आपका होता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। परजीवी अन्य जीवों के शरीर के अंदर या बाहर रहकर उनको बिना मारे उनसे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण कहते हैं। पैरासाइटिक जो आपके जू होते हैं ना, वो ये आपके क्या परजीवी पोषण है, क्योंकि वो अन्य जीवों के शरीर में के अंदर रह सकता है या बाहर रह के उनको बिना मारे उनसे अपना क्या करता है, पोषण प्राप्त करते हैं, तो उसे हम परजीवी पोषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। इस प्रक्रिया में दो प्रकार के जीवों की भागीदारी होती है। एक आपका पोषी किसको बोलेंगे, होस्ट, और आपका परजीवी पैरासाइट। होस्ट किसको बोलेंगे, जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, जिस पे वो आधारित है। जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं उन्हें पोषी कहते हैं। जिससे वो क्या कर रहा है, पोषण को प्राप्त कर रहा है, उसे क्या खाद्य का जिस जीव से खाद्य का अवशोषण परजीवी करते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, पोषी कहते हैं। परजीवी किसको बोलेंगे, परजीवी वह जीव है जो आपका क्या पोषी पे डिपेंड हो, पोषी पे निर्भर करता है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका परजीवी कहते हैं। परजीवी वह जीव है जो पोषियों के शरीर में रहकर उनके ही भोजन और आवास का अवशोषण करते हैं, तो उसे हम परजीवी कहते हैं। जैसे मच्छरों में पाया जाने वाला प्लाज्मोडियम परजीवी है। आपका जो मच्छर में पाए जाने वाला प्लाज्मोडियम है वो क्या है, परजीवी है। मनुष्य के आंत में पाए जाने वाले फीता कृमि, गोल कृमि, जू, पौधों में अमरबेल, ठीक है, कसकुटा, ये सब है जो आपके क्या है, परजीवी पोषण हैं। अब आते हैं प्राणी सम पोषण। प्राणी सम होलोजोइक न्यूट्रिशन किसको बोलेंगे, पोषण की वह विधि जिसमें जीव ऊर्जा की प्राप्ति पादप एवं प्राणी स्रोतों से प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण एवं पाचन द्वारा की जाती है, अर्थात वह भोजन को लेता है, पचाता है और फिर बाहर निकालता है। तो प्राणी सम पोषण उसको बोलेंगे। होलोजोइक न्यूट्रिशन में मनुष्य आ जाता है, अमीबा आ जाते हैं, सभी सारे जानवर आ जाते हैं जो क्या करता है, भोजन लेते हैं प्राप्ति पादप या प्राणी स्रोतों से क्या करता है, प्राप्त जैव पदार्थों के अंतर्ग्रहण करते हैं एवं पाचन द्वारा की जाती है, अर्थात वह भोजन को लेता है, उसके बाद क्या करता है, पचाता है, फिर क्या करता है, बाहर निकालता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राणी सम पोषण कहते हैं। मनुष्य क्या करता है, पहले भोजन को लेता है, फिर उसे पचाता है, फिर क्या करता है, बाहर निकालता है, तो उसे हम बोलते हैं प्राणी सम पोषण कहते हैं। अब आता है अमीबा। अमीबा क्या बोलता है, अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषित जीव है। ये यूनिसेलुलर है, इसमें एक कोशिका पाए जाते हैं। अमीबा में एक कोशिका पाए जाते हैं, प्राणी संपोषी जीव है जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है। जो प्रोटोजोआ संघ का क्या है, सदस्य है, या तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है। उसका आकार कोई फिक्स नहीं होता, अनिश्चित होता है। ये प्राणी है जो नदियों, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। अमीबा एक कोशिकीय प्राणी संपोषी जीव है, ठीक है, जो प्रोटोजोआ संघ का सदस्य है, तथा इसका शेप जो है, आकार है, वो अनिश्चित होता है और ये आपका नदियों, तालाबों, झीलों में पाया जाता है। अमीबा में पोषण आप देखेंगे, न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो अमीबा के कोशिकीय सतह पर उंगली जैसे अस्थायी संरचना होते हैं जिसे कुटपाद कहते हैं। अमीबा के कोशिका के सतह पे क्या उंगली जैसा क्या होता है, अस्थायी संरचना होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कुटपाद कहते हैं। अमीबा इन कुटपाद के द्वारा भोजन को घेर लेते हैं, ठीक है। जो अमीबा के कुटपाद होते हैं उसके द्वारा क्या करता है, भोजन को घेर लेते हैं, जो संलग्नित होकर खाद्य रिकितिका बनाते हैं। फिर क्या, खाद्य रिकितिका बनाते हैं। इस खाद्य रिकितिका के अंदर जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। फिर वो जो अंदर में जटिल पदार्थ गया उसे विघटन करके तोड़ के क्या सरल पदार्थ में बना दिया जाता है, और वे कोशिका का द्रव्य साइटोप्लाज्म में विसरित हो जाती हैं। बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह की ओर गति करता है तथा शरीर से बाहर निष्कासित कर देता है। और एक कोशिका द्रव्य के द्वारा क्या करता है, विसरित हो जाता है वो पदार्थ जो आपका एनर्जी है। फिर बचा हुआ जो अपच पदार्थ वहाँ पे बच गया कोशिका की सतह की ओर, वो गति करता है और शरीर से क्या निकल जाता है, बाहर आ जाता है। ये अमीबा का क्या था, पोषण था। अमीबा में इस तरह पोषण होते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे देखिए अमीबा का पोषण देखते हैं। अमीबा में पोषण सबसे पहले ये केंद्रक है, ये न्यूक्लियस होता है और ये आपका साइटोप्लाज्म होता है। यहाँ पर मानो कि खाद्य कण आ गया। खाद्य कण एक कुटपाद है या पदाब है।
तो ये क्या करता है, ये अपना एक्सटेंड करता है, ये अपना फैलाता है। फिर अपना खाद्य कण को क्या करता है, ये अपना घेर लेता है। घेरने के बाद एक खाद्य रिक्तिका बना लिया और ये क्या है, खाद्य कण है। फिर उसमें क्या हो गया, अमीबा में पोषण, ये आपका फिर अमीबा क्या हो गया, ये आपका ये पूरे फूड को ऑब्जर्व कर लेता है अपने अंदर, और उसके बाद जो उसका अवशेष बच गया, अपच पदार्थ जो बच गया, वो अपना सेल मेम्ब्रेन की तरफ बाहर फिर फेंकता है और ये बाहर निकल जाता है। तो अमीबा भोजन को अपने पादप की सहायता से क्या करता है, घेर लेता है। पादप या कुटपाद से क्या करता है, घेर लेता है। खाद्य रिक्तिका फिर बनाता है। उसके बाद खाद्य रिक्तिका में जटिल पदार्थ का विघटन सरल पदार्थों में किया जाता है। फिर खाद्य रिक्तिका में ही क्या, जटिल पदार्थ को आपको तोड़ के किसमें सरल पदार्थ में बना दिया जाता है। बचा हुआ अपच कोशिका की सत्ता की ओर गति करता है। जो बचा हुआ अपच कोशिका की ओर चाहे सत्ता की ओर क्या करता है, वो अपना गति करता है। ये पदार्थ शरीर से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। फिर जो अपच पदार्थ है वो क्या किया जाएगा, बाहर फिर निकाल दिया जाता है। अब देखेंगे मनुष्य में पोषण, अब देखेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखेंगे, ठीक है। तो मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में जो पोषण जो होता है भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। जो मनुष्य में न्यूट्रिशन प्राप्त होता है कहाँ से, भोजन के पचने के बाद प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन या आहार नली एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जो आपका मनुष्य में जो भोजन का पाचन होता है कहाँ पे होता है, आहार नली में होता है। आहार नली मुंह से गुद्दा तक क्या होता है, विस्तारित एक लंबी नली होती है। आहार नली आपका जो है मुंह से लेकर कहाँ तक, गुद्दा तक एक विस्तारित एक लंबी नली है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है। तो आपके आहार नली में जो भोजन का पाचन होता है विभिन्न अलग अलग चरण में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। जिससे मनुष्य को क्या होता है, पोषण न्यूट्रिशन प्राप्त होता है। पोषण के विभिन्न चरण, सबसे पहला है अंतर्ग्रहण इंजाइशन, भोजन को मुंह में लेना। अंतर्ग्रहण क्या होता है, भोजन को मुंह में लेना। फिर पाचन, दूसरा क्या होता है, डाइजेशन, पाचन, भोजन का पाचन करना। फिर तीसरा क्या होता है, अवशोषण, पचे हुए भोजन का आवश्यक पोषक तत्वों में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्वांगीकरण, इसे बोलते हैं एस्माइलेशन, अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग होना। फिर अवशोषण से जो आपका आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचाना है और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपभोग करना होना आपका स्वांगीकरण में होता है। अब आता है नेक्स्ट बहिक्षेपण इजाइजेशन, आवश्यक तत्वों के अवशोषण के बाद शेष बचे अपशिष्ट का शरीर से बाहर निकलना बहिक्षेपण कहलाता है। कि जो आपके तत्व या पश्चात आपका अपच पदार्थ बच गए उसे बाहर निकालना, ठीक है, शरीर से बाहर निकालना बहिक्षेपण कहलाता है। अब आता है पाचन। अब क्या आता है, पाचन आता है। पाचन किसे बोलेंगे, डाइजेशन इसको बोलेंगे। देखो, पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है, ये आपका फिजिकल केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ना पाचन कहलाता है। कि पाचन एक भौतिक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बोहाइड्रेट आपके किसमें टूट जाते हैं, सरल पदार्थों में टूट जाते हैं, तो उसे हम पाचन कहते हैं। पाचन का मुख्य कार्य भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना है। पाचन का जो मुख्य कार्य है वो क्या है, भोजन से ऊर्जा को प्राप्त करना। नेक्स्ट है आपका क्या, भोजन में उपस्थित जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है क्योंकि ये पहले से छोटे छोटे टुकड़ों में होता है। तो भोजन में जो आपका जल, विटामिन, खनिज का पाचन नहीं होता है क्योंकि ये पहले से क्या है, छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इन सब का पाचन होता है। भोजन में जो आपका उपस्थित कार्बोहाइड्रेट है, वसा, चर्बी है, प्रोटीन है, इन सब का क्या होता है, पाचन होता है। अब आता है पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे। आहार नाल, एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा है पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो ये आपका आहार नाल क्या है, यह मुख्य गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहता है। ये कहाँ, मुंह से लेकर आपका ये नाल जो है आपका मुख से लेकर कहाँ तक, गुदा तक आपका जुड़ा रहता है। पाचन समय भोजन आहार नाल में ही रहता है।
पाचन के समय जो आपका भोजन है वो कहाँ, आहार नाल एलिमेंट्री कैनल में ही रहते हैं। आहार नाल की लंबाई लगभग 32 फीट होती है। ये आहार नाल की जो टोटल लंबाई है लगभग अप्रोक्स लंबाई लगभग कितना है, 32 फीट होती है। अब आता है पाचन ग्रंथि। दूसरा क्या है, पाचन ग्रंथि, डाइजेस्टिव ग्लैंड। ये ग्रंथियाँ भोजन को पचाने वाली एंजाइम का निर्माण करती है। जो पाचन ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है, ये ग्रंथियाँ क्या होता है, ये ग्रंथि भोजन को पचाने वाली क्या एंजाइम का निर्माण करती है। ये आहार नाल के भाग, आहार नाल के भाग क्या क्या है, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। पाचन ग्रंथि लार ग्रंथि है, आकृति है और आकृत, और आपका जठर ग्रंथि है, पित्ताशय है, अग्नाशय है। ये सब आपके ग्रंथि है, वहाँ से क्या एंजाइम का निर्माण करती है जो पचाने में हेल्प होता है। ठीक, अब चलते हैं आगे की ओर। ये आपका फिगर है, ये फिगर आपको ये जो आपके जो ठीक है आकृति, ये आकृति आपको याद करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ये आपके एग्जाम में आते हैं। तो देखो आपके जो आपके एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, आहार नाल में जो आपके हैं वो सबसे पहले क्या, मुख गुहा है, मुंह, फिर क्या है, ग्रसिका है, फिर क्या है, ग्रसिका है, फिर क्या है आपका ग्रासिका, फिर आपका अमाशय, फिर आपका छोटी आंत, फिर बड़ी आंत, ठीक है, फिर आपका गुदा द्वार। ये आपका क्या है, एलिमेंट्री कैनाल है। फिर आपका जिह्वा है, यहाँ पे जीवा, ठीक है, यहाँ पे डायफ्रम है, इसको बोलते हैं डायफ्रम, इसे बोलते हैं पित्ताशय, पित्त का भंडारण करता है। ठीक है, पित्त का भंडारण करता है कौन, पित्ताशय। ये आपका क्या है, पित्ताशय है। फिर उसके बाद पित्त नली, ये आपका क्या है, पित्त नली है, जहाँ से पित्त फिर बाहर निकलता है। ये आपका क्या, अकृत है, ये क्या है, अकृत है। फिर ये अग्नाशय है, ये क्या है, अग्नाशय है, अग्नाशय क्या है, अग्नाशय है, अग्नाशय है। फिर ये क्या है, परिशोषिका है, ये क्या है, परिशोषिका, ये क्या है, परिशोषिका है। तो ये आपको सारा नाम हर एक पार्ट का आपका क्या, हर एक पार्ट का आपका नाम याद रखना है। अब चलते हैं आगे की ओर। तो मुख और मुख गुहा या माउथ या ओरल कैविटी, मुंह आहार नली का मुख्य द्वार है जो एक खाली जगह होता है जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। मुंह या मुख गुहा में ये क्या है, मुख्य द्वार है आहार नली का, जिसमें आपका खाली जगह होता है, जिसमें एक जीव, 3 जोड़ा लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। जो आपका भोजन का जो पाचन है, डाइजेस्ट करना, वो कहाँ से, आपका मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। मुंह के भाग हैं दांत। सबसे पहले दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। दांत का कार्य क्या है कि आपको भोजन को चबाना है, अच्छी तरह से चबाना है, जिससे आपका क्या हो जाए, लार मिक्स हो जाए अच्छा से। दांत भोजन को काट कर सर्वप्रथम छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। दांत जो है भोजन को काट कर किसमें, सर्वप्रथम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है। उसके बाद उसे पीस कर महीन बना देता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उसे पीसता है फिर, और उसके बाद महीन बना देता है। उस जो भोजन चबाने के अलावे दांत बोलने में हमारी मदद करता है तथा हमारे चेहरे को अच्छा आकार देता है। भोजन चबाने के अलावा जो दांत का काम है क्या है, मदद क्या किसमें, बोलने में मदद करता है, बोलने में मदद करता है और हमारे चेहरे को अच्छा आकार देता है। मानव दांत के 2 परत होता है। मानव दांत के 2 परत होते हैं, 2 लेयर होते हैं। बाहरी परत इनामेल कहलाता है, जबकि आंतरिक भाग डेंटाइन कहलाता है। बाहरी परत अगर है, बाहरी लेयर, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इनेमेल कहेंगे, और उसके आंतरिक भाग को डेंटाइन कहते हैं। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग दांत का इनेमेल होता है। जो बाहरी वाइट आपको जो दिख रहा है बाहरी भाग वाला, वो आपका सबसे कठोर भाग होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग होता है दांत का इनेमेल। ठीक है, अब आता है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि सेलिवरी ग्लैंड। अब आता है लार ग्रंथि क्या होता है। लार ग्रंथि एक प्रकार की ग्रंथि है जिसमें जो मुंह में होता है। लार ग्रंथि क्या है, एक प्रकार का ग्रंथि है जो मुंह में होता है। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है। लार ग्रंथि से आपका एक प्रकार का क्या निकलता है, रस निकलता है, जिसे लाला रस कहते हैं, सिलेवरी जूस कहा जाता है। जिसे क्या कहते हैं, लाला रस कहते हैं। लाला रस में लाइसोजाइम होता है, टाइलिन होता है, डाइजेस्टिन और माइलिन नामक एंजाइम होता है।
तो लाला रस में आपका सिलेवरी जूस में 4 तरह के एंजाइम होते हैं, लाइसोजाइम, ठीक है, टाइलिन, डाइजेस्टेज और मेलिन नामक एंजाइम होता है। लाइसोजाइम एंजाइम कीटाणुओं को मारता है। जो लाइसोजाइम एंजाइम है वो क्या कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। टाइलिन और डाइजेस्टेज, ठीक है, आपका टाइलिन और डाइजेस्टेज एंजाइम जो है स्टार्च मंड को पचाकर शर्करा कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। स्टार्च को किसमें, कार्बोहाइड्रेट में बदलने का काम किसका है, टाइलिन और डाइजेस्टेज एंजाइम का, जो सेलेवरी ग्लैंड में पाया जाता है। तीसरा 3 माइलिन एंजाइम भोजन को चिपचिपा बना देता है, लसलस बना देता है। जो मेलिन है आपका मेलिन एंजाइम, उसका काम है कि भोजन को चिपचिपा बना देना, लसलस बना देना, जिससे उसे निगलने में क्या हो जाए, आसानी होती है, जिसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, निगल सकते हैं। इसलिए मेलिन एंजाइम का काम है भोजन को चिपचिपा बनाना। समझ आ गया। अब आता है नेक्स्ट जीभ। जीभ क्या है, पत्ते के आकार का एक मांसपेशी है। जीभ आपका एक क्या आपका मांसपेशी है, पत्ते के आकार का। भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने तथा उसमें लाला रस मिलाने का कार्य करता है। जो आपके भोजन को चबाने के क्रम में जीभ भोजन को चलाने में और उसमें आपका लाल रस, ठीक है, सिलेवरी जूस को मिलाने में कार्य करता है। कौन, टंग। चबाने के बाद जीभ भोजन को अंदर की ओर धकेलता है, ठीक है। चबाने के बाद जो आप जीभ का काम क्या है, भोजन को अंदर की ओर क्या करता है, धकेलता है, पुश करता है। अब आता है जीभ पर कई स्वाद ग्रंथियां होती है। जीभ पर आपका कई स्वाद ग्रंथि होता है, कई तरह के ग्लैंड होते हैं उसमें, जो हमें भोजन का स्वाद बतलाता है, जो हमें बताता है कि स्वाद ये आपका तीता है, खट्टा है, कड़वा है, आप बोलते हो ना, तो वो कौन बताता है, जीभ बताता है। ये बहुत अच्छा लगा खाने में, ये बहुत टेस्टी था, वो बहुत बेकार था, बोलते हो आप लोग, तो ये क्या जीभ के कारण आप बता रहे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी स्वाद ग्रंथियाँ प्रेजेंट है। कहाँ पे, जीभ पे। तो इन ग्रंथियों के सहयोग से हमें भोजन का स्वाद पता चलता है। इन ग्रंथियों के सहयोग से हमें क्या, भोजन का स्वाद पता चलता है। इन कार्यों के अतिरिक्त जीभ बोलने में हमें सक्षम बनाता है, और इन कार्यों के अलावा क्या, जीभ जो है बोलने में भी मदद करता है, बोलने में सक्षम बनाता है। अब आता है गर्सिका, ओसोफेगस, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओसोफेगस। अब आता है क्या, ओसोफेगस। ओसोफेगस गर्सिका क्या है, गर्सिका एक लंबी नली होती है जो मुंह से अमाशय को जोड़ती है, ठीक है। गर्सिका क्या है, एक आपका लंबी नली है जो मुंह से अमाशय तक जोड़ता है। मुंह से आपका अमाशय तक को जोड़ना आपका क्या कहलाता है, गर्सिका कहलाता है। मुंह से भोजन गर्सिका के द्वारा अमाशय में पहुंचता है। मुंह के से भोजन गर्सिका के द्वारा क्या, अमाशय में पहुंचता है। गर्सिका में पाचन की क्रिया नहीं होती, पर गर्सिका में आपका पाचन की क्रिया नहीं होता है। सिर्फ क्या होता है कि मुंह का में जो आपका पिसाया हुआ भोजन है वो क्या, कहाँ तक, आपके अमाशय में पहुंचाने का काम करता है गर्सिका। भोजन गर्सिका में फैलकर तथा सिकुड़कर आगे बढ़ती है। भोजन जो है गर्सिका में फैलकर सिकुड़कर आगे की ओर बढ़ती है। इस गति को कर्माकुचन गति कहते हैं, पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं। इस गति को क्या बोलते हैं, कर्माकुचन गति कहते हैं, जो आपका फैलकर सिकुड़कर आपका भोजन आपके मुंह से कहाँ, अमाशय की ओर पहुंच रहा है। तो कर्माकुंचन गति द्वारा भोजन की गति, ठीक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है अमाशय। अमाशय किसको बोलते हैं, स्टोमक को। अमाशय का आकार एक बेग की तरह होता है। आपका जो अमाशय का आकार जो होता है एक बेग की तरह होता है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। स्टोमक जो है आपका अमाशय एक आपका बेग के आकार की तरह होता है, जिसमें आपका भोजन को क्या करता है, संग्रहित करता है, ठीक है, इकट्ठा करता है, और उसे क्या, पचाने दोनों का कार्य करती है, पचाने का भी और संग्रह करने के भी काम करती है। कौन, अमाशय। या भोजन को लगभग 4 घंटे रोक कर रखती है। इसमें आपका भोजन लगभग 4 घंटा उसमें रुक कर रहता है। अमाशय का 3 भाग होता है। अमाशय का जो अमाशय है, स्टोमक है, उसका 3 भाग होते हैं। सबसे पहले कार्डियक, फिर फंडिक, फिर पाइलोरिक। ये 3 भाग आपका कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक 3 भाग है किसका, अमाशय का, ठीक। तो ये आपका देखेंगे कार्डियक, तो ये देखो आपका ओसोफेगस है, ये आपका एरियर पोर्शन डोडेंडम है, ठीक है। ये आपका पाइलोरिक है, ये आपका कार्डियक है, ये आपका फंडिक है।
ठीक है। ये आपका अमाशय, ये पूरा क्या है, अमाशय है। अमाशय का 3 भाग होते हैं। ये पहला ऊपर की तरफ आपका ओसोफेगस से जुड़ा हुआ है, नीचे की ओर आपका डुओडेंडम से जुड़ा हुआ है। कार्डियक क्या होता है, कार्डियक से HCl निकलता है। कार्डियक से आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अम्ल निकलता है, जो भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मार देता है। आपके कार्डियक से आपके अस्टोंग, ठीक है, परबल अम्ल निकल रहा है, जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो क्या करता है, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है और कीटाणुओं को मारने में मदद करता है। कार्डियक से जो HCl निकल रहा है, आप भोजन को अम्लीय बना देता है। ये भोजन को क्या बना देता है, अम्लीय बना देता है, और एंजाइम की क्रिया शक्ति को बढ़ा देता है। और एंजाइम का जो क्रिया शक्ति है, पावर है, क्रिया काम करने की पावर को क्या करता है, बढ़ा देता है। कौन, कार्डियक। अब आता है फंडिक। फंडिक क्या है, या अमाशय का बीच का भाग है। ये अमाशय का बीच का भाग फंडिक है। फंडिक होता है जिसमें कांटानुमा रचना पाई जाती है, जिसमें कांटानुमा रचना पाई जाती है, जिसे रूजी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, रूजी कहते हैं। या भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता, वो क्या, फंडिक का काम है, भोजन को रोक कर रखने का कार्य करता। कौन करता है, फंडिक। जब हम भोजन नहीं किए रहते हैं तो रूजी अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है और चुभन होने लगती है। इसीलिए हमें क्या, पेट दर्द, भूख के कारण पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। फंडिक का क्या कि अगर भोजन हम लोग नहीं किए रहते हैं तो क्या, रूजी अपने स्थान पर क्या खड़ा हो जाता है और चुभन वहाँ पे क्या होने लगता है, चुभन होने लगती है। इसीलिए भूख के कारण मेरा कभी कभी पेट दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो वहाँ पे फंडिक में जो कांटा है, कांटा युक्त आपका जो क्या बोल रहे हैं, रूजी, वो क्या होता है, खड़ा होने के कारण वहाँ पे चुभन होने लगता है, तो दर्द, जाहिर से दर्द करेगा। अब आता है पाइलोरिक। पाइलोरिक क्या है, पाइलोरिक में जठर ग्रंथि पाई जाती है। पाइलोरिक में कौन, जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस, गैस्ट्रिक जूस, जठर रस निकलता है। जठर रस में रेनिन और पेप्सिन पाया जाता है। आपके जठर रस में, आपके गैस्ट्रिक जूस में रेनिन और क्या, पेप्सिन पाया जाता है। रेनिन दूध को दही में बदल देता है। रेनिन जो है आपका क्या, दूध को दही में बदल देता है, अर्थात दूध को पचाता है, और पेप्सिन जो है प्रोटीन को पचाता है या प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देता है। तो रेनिन का काम है दूध को दही में बदलना और दूध को पचाना, काम है रेनिन का। जो जठर रस में 2 तरह के आपके पाए जाते हैं, ठीक है, जूस पाए जाते हैं, रस पाए जाते हैं, एक रेनिन, दूसरा पेप्सिन। रेनिन का काम है दूध को पचाना और पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पचाना। प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, पेप्टोन में, और दूध को किस में कन्वर्ट कर देता है, रेनिन ने दूध को दही में बदल देता है। अब आता है क्षुद्रांत, छोटी आंत। क्षुद्रांत आता है, क्षुद्रांत को दूसरा नाम है छोटी आंत, और इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। तो अमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। अब क्या, अमाशय से भोजन कहाँ चला गया, छोटी आंत में चला गया। तो छोटी आंत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। तो आपका एलिमेंट्री कैनल या आहार नली का सबसे बड़ा भाग जो है वो क्या है, सबसे लंबा भाग आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह सहंत स्थान, कम्पैक्ट स्पेस में अवस्थित होती है। ठीक है, अत्यधिक कुंडलित मतलब कि वो ज़्यादा घुमा होने के कारण या क्या, सहत स्थान में अवस्थित होता है, कम्पैक्ट स्पेस में वो रहता, कम जगह में रहता है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत या छोटी आंत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। कि विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत जो है, छोटी आंत की लंबाई जो है उनके भोजन के प्रकार के अनुसार होता है कि कितना अलग अलग, सब एनिमल में, आपके जंतुओं में अलग आपका छोटी आंत की लंबाई होती है। घास खाने वाले शाकाहारी का सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी आपका छोटी आंत की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो घास खाते हैं शाकाहारी वाले एनिमल जो है आपके जानवर, उसमें सेल्यूलोज पचाने के लिए क्या, उसमें आपका जो छोटी आंत होना चाहिए वो बड़ा होने की आवश्यकता है। मांस का पाचन सरल है, मांस का पाचन क्या सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। तो जो मांस खाता है उसको पचाने में क्या, तुरंत पच जाता है, इसलिए बाघ जैसे मांसाहारी जानवर के पास क्या, छोटी आंत होते हैं, उसके पास क्षुद्रांत जो होता है छोटी होता है। एक वयस्क मनुष्य के क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है। तो आपका जो वयस्क मनुष्य है, एक आपका जवान आदमी के पास जो आपका क्षुद्रांत या छोटी आंत की जो लंबाई है लगभग 6 मीटर होता है, या बोल सकते हैं 20 फीट लंबी होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में होती है। जो आपका भोजन का जो पूर्ण पाचन, पूरा तरीके से जो पाचन होता है, कहाँ पे होता है, छोटी आंत में होता है। छोटी आंत के 3 भाग हैं।
छोटी आंत के 3 भाग है, आपका ड्यूडीनम, दूसरा जेजूनम और तीसरा इलियम। ये 3 आपके छोटी आंत के भाग हैं। तो पहला आपका जो आपकी छोटी आंत है, आपको जो दिख रहा होगा ये छोटी आंत है, तो पहला भाग उसे ड्यूडेनम कहते हैं। तीसरा जो बीच वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, इलियम कहते हैं। और जो लास्ट वाला भाग है उसे क्या बोलते हैं, जेजूनम कहते हैं। क्या कहते हैं, जेजूनम कहते हैं। चलते हैं आगे की ओर। अब आता है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम किसे बोलेंगे, यार छोटी आंत का पहला भाग होता है। ये छोटी आंत का क्या पहला भाग होता है, छोटी आंत का पहला भाग है, जिसे ये आपका छोटी आंत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पुनः पाचन होता है। छोटी आंत में आपका कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, तीनों का पुनः पाचन होता है। और इस कार्य के लिए क्षुद्रांत आकृत तथा अग्नाशय से अस्त्रावन रस प्राप्त करती है। तो इस कार्य में जो ड्यूडेनम में आपका क्षुद्रांत आकृत और अग्नाशय से क्या अस्त्रात्वन रस प्राप्त करती है। अब आता है अकृत या लीवर। अकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका भार लगभग 1.5 kg, 1.5 kg में पित्त का निर्माण होता है। जो अकृत है आपका लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ा ये आपका ग्रंथि है, ठीक है, ग्लैंडर है, ठीक। इसका भार लगभग 1.5 kg का पित्त है, पित्त का निर्माण होता है। पित्ताशय गोल ब्लैडर, इसमें अकृत द्वारा बनाया गया पित्त आकार आकर जमा रहता है। पित्ताशय में आपका जो अकृत द्वारा, लीवर के द्वारा जो आपका क्या बन रहा है, पित्त का रस जो बन रहा है, उसमें आकर क्या होता है, पित्ताशय में जमा रहता है। पित्ताशय अकृत के ठीक नीचे रहता है। जो पित्ताशय है वो अकृत के लीवर के जस्ट नीचे रहता है। अमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय है। अमाशय से जो भोजन आ रहा है वो क्या अम्लीय है, क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आपका क्या हो रहा था, जनरेट हो रहा था, और वो मिलके अम्लीय जो भोजन है अम्लीय बन जा रहा था। अर्थात ड्यूडेनम में जाने से पहले पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है। ड्यूडेनम जो है उसको क्या बनाता है, पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त क्षारीय होता है। जो पित्त है वो कैसा होता है, क्षारीय होता है। पित्त का पीएच मान, पित्त का जो पीएच मान है वो 7.8 से लेकर 8.5 तक होता है। या पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है। ये पित्त आपका जो आपका उपस्थित वसा को क्या करता है, तोड़ देता है, जिस क्रिया को पायसीकरण क्या बोलते हैं, इमल्सिफिकेशन कहते हैं। मीन्स कि पित्त ने भोजन में जो उपस्थित वसा है उसको तोड़ देता है, जिस क्रिया को हम क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। तो पायसीकरण को पूछे तो क्या बोलेगा, पित्त भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पायसीकरण कहते हैं। अब आता है अग्नाशय, ठीक है, उसे बोलते हैं पेनक्रियाज। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पुनपाचक रस कहते हैं। तो इन 3 को सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं, पुनपाचन रस कहते हैं, क्योंकि आप भोजन के सभी अवयव को पचा सकते हैं। क्योंकि सारे भोजन में जितना भी आपके प्रेजेंट हैं, ठीक है, तत्व आपके, वो सबको क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं। तो उसमें पाया जाता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या होता है, आपका या प्रोटीन पेप्टोन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। ये जो है ट्रिप्सिन वो या प्रोटीन को क्या, पेप्टोन को पचाकर किसमें, पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज या स्टार्च को शर्करा में तोड़ देता है। इसके स्टार्च को शुगर में चेंज कर देता है, ठीक है, ग्लूकोज में तोड़ देता है। लाइपेज जो है आप पित्त द्वारा पायसीकृत इमल्सिफाइड वसा को तोड़कर ग्लिसरोल में क्या कहता है, ग्लिसरोल में बदल देता है। जो आपका इमल्सिफाइड आपका जो पायसीकृत पित्त द्वारा जो पायसीकृत वसा को तोड़कर किसमें, ग्लिसरोल में क्या कर देता है, बदल देता है। ट्रिक, अग्नाशय में एंजाइम पुनपाचन रस, लाट क्या है, लाट लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को पेप्टाइड में, पेप्टोन को पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइल जो है जो स्टार्च को ग्लूकोज में बदल देता है। और लाइपेज जो है वो क्या, वसा को जो तोड़कर पायसीकृत के द्वारा जो वसा को तोड़कर किसमें, ग्लिसरोल में बदल देता है। अब आता है जेजूनम। क्या आता है, जेजूनम क्या है, ये ड्यूडेनम और इलियम के बीच के भाग को जीजूनम कहते हैं, या भोजन आने की जगह होता है।
देता है। डेड्यूनम और इलियम के बीच के भाग को क्या बोलते हैं? जिजूनम कहते हैं। या भोजन आने के लिए जगह देता है, वो भोजन को आने के लिए क्या देता है? जगह देता है। अब आता है इलियम। क्या आता है? इलियम। इलियम क्या है? इलियम या छोटी आंत का अंतिम भाग है। ये आपका इलियम जो है वो छोटी आंत का अंतिम भाग होता है, यहाँ भोजन का पाचन तथा अवशोषण दोनों होता है। वहाँ पे आपका इलियम में भोजन का पाचन और क्या अवशोषण दोनों होता है। ऑब्जर्व करना, जो एनर्जी वो ऑब्जर्व कर लेता है और भोजन का पाचन होता है। यहाँ से कई प्रकार के आंत रस निकलता है। यहाँ पे टेस्टिनल जूस बहुत तरह के निकलते हैं, आंत रस बहुत तरह के निकलते हैं। ये भोजन को पूर्णतः क्या करता है? पचा देता है। इलियम जो है पूरा भोजन को क्या करता है? पूर्ण तरह से क्या करता है? पूरा तरह से पचा देता है। इलियम के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसे रचना पाई जाती है, जिसे दीर्घरोम विली कहते हैं। तो इलियम के आंतरिक स्तर पे क्या अनेक उंगली जैसे आपका उंगली है ना, उसी तरह आपका रचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? दीर्घरोम कहते हैं, विली कहते हैं। दीर्घरोम जो विली है पचे हुए भोजन को क्या करता है? अवशोषित कर लेती है। ये सतही क्षेत्रफल बढ़ा देती है। ये क्या करता है? जो सतह क्षेत्रफल है उसे क्या करता है? बढ़ा देता है। दीर्घरोम जो है विली में रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जो पचे हुए भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। तो दीर्घरोम में जो रुधिर वाहिकाओं का जो है, ठीक है, रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जो पचे हुए भोजन को क्या करता है? अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक क्या करना? पहुंचाना। दीर्घरोम में रुधिर का वाहिका जो है वो मुख्य काम करता है। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण और पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। तो यहाँ जो इसका उपयोग ऊर्जा का जो प्राप्त करने का क्या है, जो इसका उपयोग कर रहे हैं इलियम का, वो किसका है? ऊर्जा प्राप्त करने का, नए ऊतकों का निर्माण और पुराने ऊतकों को मरम्मत करने में इलियम का हेल्प होता है, मदद करता है। नोट: भोजन के तुरंत बाद अधिक जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि यह एंजाइम को पतला कर देता, जिससे पाचन नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप बोलते हैं कि खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों नहीं पीना चाहिए? वो एंजाइम को क्या करता है? पतला कर देता है, जो पाचन नहीं हो पाता, जिसे पचाना इजीली वो खाना को पचा नहीं पाता है। तो दूसरा जो है, भोजन करने के कुछ समय बाद हमें नींद आने लगती है, क्योंकि भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त आमाशय के मांसपेशियों में चला जाता है और मस्तिष्क में रक्त की कमी हो जाती है, जिस कारण नींद आने लगता है। तो आप भोजन करने के कुछ समय बाद क्या आता है कि देखते होंगे नींद आने लगता है। क्यों नींद आता है? क्योंकि जो भोजन पचाने के लिए शरीर का अधिकांश रक्त कहाँ चला जाता है? आमाशय में चला जाता है, स्टोमक के मांसपेशियों में चला जाता है। और क्या होता है? माथा में आपका जो मस्तिष्क है उसमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसके कारण आपको नींद आने लगता है। आप देखेंगे क्या? बड़ी आंत। अब क्या देखेंगे? बड़ी आंत देखेंगे। क्या देखेंगे? बड़ी आंत। तो बड़ी आंत किसको बोलेंगे? बृहदांत्र इसको बोलते हैं, बड़ी आंत को। लार्ज इंटेस्टाइन इंग्लिश में बोलते हैं। बिना पचा भोजन बड़ी आंत, क्षुद्रांत से, छोटी आंत से आपका कहाँ? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है। आप क्या, जो छोटी आंत में आपका पचा हुआ भोजन, बिना पचा हुआ भोजन जो बच गया उसमें छोटी आंत में, वो आप छोटी आंत से कहाँ? बड़ी आंत में भेज दिया जाता है, जहाँ जल का अवशोषण होता है। जहाँ पे क्या? जल का अवशोषण होता है, जल को ऑब्जर्व किया जाता है। चूँकि लार्ज इंटेस्टाइन में आपका जो बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है, यही कारण है कि समय पर शौच नहीं जाने पर मल सूख जाता है तथा कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। इसी वजह से आपका क्या? लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत में जल का अवशोषण होता है। ठीक है, ठीक है। तो यही कारण है कि समय पर अगर आप लेटरिन या शौच नहीं जाते हो, मल क्या होता है? मल सूख जाता है। अगर सही समय पे अगर लेटरिन नहीं जाओगे, शौच नहीं जाओगे, तो क्या हो जाएगा? मल जो है वो सूख जाएगा और आपको क्या हो जाएगा? कब्जियत की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। मीन्स कि आप सही से लेटरिन नहीं कर पाते हो और आप कहते हो कि कब्जियत हो गया, लेटरिन नहीं सही क्लियर हो रहा है। तो क्यों? क्योंकि आप सही टाइम पे लेटरिन शौच नहीं जा रही हो। तो इसका किसका काम है? बड़ी आंत में। तो अब आता है गुद्दा द्वार। गुद्दा द्वार क्या है? ये आपका बृहदांत्र में जल के, बृहदांत्र जो है आपका बड़ी आंत में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ, रेस्ट मटेरियल, गुद्दा एनस द्वारा क्या होता है? शरीर से बाहर कर दिया जाता है। इस वर्ज्य पदार्थ, वेस्ट मटेरियल का बहिक्षेपण एग्जिस्ट गुद्दा अवरोधीन एनल स्फिंक्टर, ठीक है, द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
तो आप अगर आपका देखो ये क्या हुआ कि आपका जो गुद्दा द्वार के द्वारा क्या जो आपका जो बड़ी आंत में आपके जो जल अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ आपका जो वेस्ट मटेरियल वहाँ पे बच गया वो एनस के द्वारा क्या हो जाता है, बाहर कर दिया जाता है। और इस वर्ज्य वेस्ट मटेरियल का बहिक्षेपण गुद्दा अवरोधन के द्वारा क्या किया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है रेस्पिरेशन, श्वसन। क्या आता है, श्वसन, रेस्पिरेशन। जीव जंतुओं की कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जीव जंतुओं की कोशिका में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो जीव जंतुओं की कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या, भोजन का टूटना उसे हम क्या कहते हैं, भोजन को टूटना, ऑक्सीकरण होने की प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, श्वसन कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है और कार्बन डाइऑक्साइड और जल तथा ऊर्जा निकलती है। यही कारण है कि मृत व्यक्ति का शरीर ठंडा हो जाता है क्योंकि वह सांस नहीं लेता है। तो आप क्या बोल सकते हैं, जीव जंतुओं की कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में भोजन के जैविक ऑक्सीकरण होने की क्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। इसमें आपका क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ग्लूकोज को तोड़ देता है और किसमें बना देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका ऊर्जा में चेंज कर देता है, बदल देता है। यही कारण है कि मृत के व्यक्ति का शरीर क्या पड़ जाता है, ठंडा पड़ जाता है। अगर मृत का व्यक्ति का शरीर छूते हो तो क्या ठंडा लगता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है, इसलिए उसका शरीर क्या पड़ गया, ठंडा पड़ गया। तो इसका आप सूत्र याद कर सकते हो, इसका एक अभिक्रिया, ठीक है, रासायनिक अभिकरण, ठीक है, समीकरण, ये आप याद रखना कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है आपका C6H12O6, उसमें क्या ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो क्या इसमें कन्वर्ट कर दिया आपका कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा में, तो इसे क्या बोलेंगे, रेस्पिरेशन बोलेंगे, श्वसन बोलेंगे। श्वसन दो तरह का होता है, श्वसन आपका दो तरह का होता है। पहला आपका होता है बाह्य श्वसन, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। दूसरा क्या होता है, कोशिकीय श्वसन, आंतरिक, उसका दूसरा नाम है आंतरिक श्वसन। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले श्वसन याद देखेंगे, बाह्य श्वसन, बाह्य श्वसन देखेंगे, बाय एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। तो प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों O2 एवं CO2 के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। चूँकि इस प्रकार की श्वसन क्रिया फुफ्फुस में संपन्न होती है, लंग्स में संपन्न होती है। तो अगर आपका श्वसन हो रहा है, बाह्य श्वसन हो रहा है, तो प्राणी और वातावरण के बीच क्या हो रहा है, श्वसन गैसें जैसे O2 और आपका CO2 के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाना बाह्य श्वसन कहलाता है। क्योंकि इस प्रकार की श्वसन कहाँ पे हो रहा है, फुफ्फुस में हो रहा है, फुफ्फुस में हो रहा है, लंग्स में संपन्न हो रहा है, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे, जनरली श्वसन भी बोलते हैं या बाह्य श्वसन बोलते हैं। अब आता है श्वास ब्रीथिंग, श्वासोश्वास कहते हैं। सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। तो अगर हम सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को क्या बोलेंगे, श्वासोश्वास कहते हैं। श्वासोश्वास आपके दो प्रकार के होते हैं, ये प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। श्वासोश्वास आपका जो है निश्वसन इंस्पायरेशन और आपका निश्वसन एक्सपायरेशन होता है। निश्वसन और आपका निश्वसन, एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन। सांस अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं, इंस्पायरेशन कहते हैं। निश्वसन में हम निम्नलिखित गैस अंदर लेते हैं, ठीक है। तो अंदर ये आपका जो सांस अंदर लेने की क्रिया को क्या कहते हैं, निश्वसन कहते हैं। निश्वसन में कौन कौन गैस लेते हैं, O2 हम 21% लेते हैं, नाइट्रोजन 78% लेते हैं और हम CO2 कितना 0.003% लेते हैं। मीन्स कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के अंदर लेने की क्रिया को निश्वसन कहते हैं। अब क्या था निश्वसन एक्सपायरेशन, जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं तो उसे हम जब सांस को हम बाहर छोड़ते हैं, सांस को लेना क्या हो जाएगा निश्वसन, और अगर सांस को छोड़ रहे हो क्या हो जाएगा निश्वसन। जितनी मात्रा में हम सांस अंदर लेते हैं उतनी ही मात्रा में हम क्या करते हैं सांस बाहर छोड़ते हैं, किंतु गैसों का अनुपात बदल जाता है। निश्वसन में निम्नलिखित गैस निकलती है,
O2 में क्या हो जाएगा, O2 आपका कितना बाहर निकलता है 17%, नाइट्रोजन कितना निकलता है 78% और कार्बन डाइऑक्साइड कितना निकलता है बाहर 4.6%। तो यहाँ पे हम ऑक्सीजन ज़्यादा लिए और कम छोड़ रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड हम क्या कम लिए और ज़्यादा छोड़ रहे हैं। तो आप देखें कि निःश्वसन और निःश्वासन में अंतर आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे की ओर। मानव का श्वसन मार्ग, मानव का श्वसन मार्ग, मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है तो उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, श्वसन मार्ग कहा जाता है। मानव जब श्वसन करता है तो वायु जिस मार्ग का अनुसरण करती है, जिस मार्ग से वो वायु जाती है तो उस मार्ग को ही हम क्या कहते हैं, आप श्वसन मार्ग कहते हैं। श्वसन मार्ग निम्नलिखित हैं, नासा छिद्र, नासिक छिद्र, नासिका छिद्र, ठीक है, नाक का जो आपका छिद्र है, नासा कपाट, फिर क्या है ग्रसिन, फिर ग्रसनी, फिर क्या है स्वर तंत्र। ये आपके चार जो हैं आपके श्वसन मार्ग का क्या श्वसन मार्ग हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। नेक्स्ट जो श्वसन मार्ग का जो है श्वास नली है, ट्रेचिया, फिर क्या है आपका फेफड़ा, फिर क्या है वायु कोष्ठक है। तो ये आपको ये फिगर भी आपको बना के आपको प्रैक्टिस कर लेना है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आपको ड्रॉ या आकृति बनाएं आपके श्वसन मार्ग का, ठीक है। तो सबसे पहले आपका सांस कहाँ जाता है, सबसे पहले आपका नेजल कैविटी में जाता है, उसके बाद हैर्निक्स में जाता है, उसके बाद लैरिंक्स में जाता है, फिर उसके बाद क्या ट्रेचिया में जाता है, ट्रेचिया के बाद जाने के बाद कहाँ लंग्स में जाता है, लंग्स के जाने के बाद उसके बाद क्या ब्रोंचिकोल्स में जाते हैं, फिर उसके बाद ब्रोंची, फिर एक क्या अल्वियोली है, फिर डायफ्राम में, ठीक है। तो नासा छिद्र या नासिका छिद्र जो है नसल कैविटी, नासा छिद्रों में वायु प्रवेश करती है। जो नासा छिद्र है आपके नाक में नोजल में जो आपके छिद्र है वहाँ से क्या वायु क्या करता है प्रवेश करता है। नासा छिद्रों के भीतर रोम या बाल होते हैं। जो नासा छिद्र है, नाक का छिद्र जो है उसके अंदर क्या होता है, भीतर में रोम या बाल होते हैं जो धूल के कण तथा सूक्ष्म जीवों के शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। जो धूल जो आपके नाक के छिद्र के अंदर जो आपके बाल है वो धूल के कण या सूक्ष्म जीव जो है उसे प्रवेश करने से क्या करता है, रोकता है। अब आता है नासा कपाट। नासा कपाट क्या होता है, नासा कपाट या नाक का पिछला भाग है। ये जो नासा कपाट है वो नाक का पिछला भाग है। इसमें चिपचिपा पदार्थ म्यूकस पाया जाता है। उसमें क्या चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको क्या कहते हैं, म्यूकस भी कहते हैं। नासा कपाट के बाद ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है। नासा कपाट के पास क्या ऑल्फैक्टरी लोब पाया जाता है जो हमें सुगंध का एहसास, जो हमें सुगंध का क्या एहसास कराता है कि एक आप कहते हैं ना ये बूझ की खुशबू बहुत अच्छे हैं, सूंघ के बता रहे हो, तो ये क्या ऑल्फैक्टरी लोब के कारण ही होता है जो आपके कहाँ पाया जाता है, नासा कपाट के पास ही पाया जाता है, जो सुगंध के बारे में एहसास कराता है। सॉरी। अब आता है ग्रसनी। ग्रसनी वायु नासिका छिद्रों से ग्रसनी में आती है। वो अब क्या है, वायु जो है नासिका छिद्रों से कहाँ ग्रसनी में आती है। इस मार्ग से भोजन तथा वायु दोनों जाते हैं। इस मार्ग से भोजन भी जाता है और आपका वायु भी जाता है। स्वर तंत्र। अब आता है स्वर तंत्र या ग्रसनी के नीचे पाया जाता है। ये आपके ग्रसनी के नीचे पाया जाता है या आवाज़ निकालने में सहायक है। स्वर तंत्र जो है लैरिंक्स, ये आपका आवाज़ निकालने में क्या करता है, मदद करता है, अतः इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं, वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंक्स को या स्वर तंत्र को हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये आवाज़ निकालने में क्या करता है, मदद करता है। अब आता है नोट। नोट आपका आता है लैरिंक्स। लैरिंक्स क्या होता है, लैरिंक्स जो है आपका स्वर तंत्र पर एक कपाट पाया जाता है। आपका स्वर तंत्र में एक आपका क्या पाया जाता है, एक आपका कपाट पाया जाता है जिसे एपिलोग्लिगोटिस कहते हैं, ठीक है। लैरिंक्स में आपका स्वर तंत्र में एक कपाट पाया जाता है जिसका नाम है एपिग्लोटिस होता कहते हैं। जब हम कुछ निगलते हैं तो एपिग्लोटिस बंद हो जाता है। जब हम कुछ निगल लेते हैं, खाते हैं, तो क्या होता है, एपिग्लोटिस बंद हो जाता है और भोजन को श्वास नली में जाने से रोकती है। और भोजन को श्वास नली में जाने से क्या करता है, रोकता है। जब कभी एपिग्लोटिस खुला रह जाता है तो भोजन श्वास नली में जाता है और जिससे हमें हिचकी आने लगती है। एपिग्लोटिस का नियंत्रण मेडुला ऑब्लांगाटा करता है, ठीक है। जब कभी हम एपिग्लोटिस
खुला रह जाता है। देखते हुए कभी कभी आप क्या करते हैं, सरक जाते हैं, हिचकी आ जाता है, तो क्या हुआ, एपिग्लोटिस आपका खुला रह जाने के कारण क्या हुआ, आपका जो भोजन की नली से क्या हो गया, श्वास के नली में आपका भोजन चला गया, इसलिए आप क्या कर रहे हो, हिचकी आ जा रहा है। तो एपिग्लोटिस का मेन काम है क्या, खाना खाने के समय में श्वास नली को रोक कर रखता, बंद करके रखता है, जो भोजन जाने, श्वास नली में भोजन जाने से क्या करता है, रोकता है। अब आता है श्वास नली, ट्रेचिया, जो गले में स्थित स्वर तंत्र को फेफड़ों से जोड़ती है। ट्रेचिया जो है श्वास नली, वो क्या करता है, गले में स्थित स्वर तंत्र जो है वो क्या, फेफड़ों से उसको जोड़ के रखती है। इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाता है। तो इसके द्वारा जो वायु है वो फेफड़े के अंदर तक क्या होता है, जाता है, किसके द्वारा, श्वास नली के द्वारा। ट्रेकिया या श्वास नली के चारों ओर घुमावदार नरम हड्डी का सुरक्षा परत होता है। तो ट्रेकिया के चारों ओर जो है घुमावदार आपके नरम हड्डी का क्या होता है, सुरक्षा परत होता है, जिसे हम कार्टिलेज कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। ये आपके नरम हड्डी है जो आपके ट्रेकिया को क्या करता है, चारों ओर से बचाकर घुमावदार सुरक्षा परत होता है। ट्रेकिया जो श्वास नली के आगे जाकर दो शाखा में बढ़ जाती है। अब अभी देख रहे होंगे फिगर में, तो क्या होता है, आपके जो आपके ट्रेकिया है वो आगे जाके क्या, दो नली में आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, दो भाग में बढ़ जाता है, दो शाखा में बढ़ जाता है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ब्रोकाई कहते हैं। आगे जाकर ब्रोकाई कई शाखाओं में टूट जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, ब्रोकियोलेस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, ब्रोकियोलेस कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे फेफड़ा, क्या देखेंगे, लंग्स। अब लंग्स देखेंगे तो यह मानव के वक्ष गुहा में पाया जाता है। ये मानव के कहाँ, वक्ष गुहा में पाया जाता है, जिसका आधार डायफ्राम पर टिका रहता है। जिसका आधार कहाँ पे, डायफ्राम पे टिका रहता है। यह मानव का मुख्य श्वसन अंग है। ये मानव का क्या, मुख्य श्वसन अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। आपके फेफड़ा कितने होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। फेफड़ा फ्लूरल झिल्ली द्वारा ढका होता है। जो फेफड़ा आपका है फ्लूरल झिल्ली द्वारा क्या होता है, ढका होता है। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़े को फुफ्फुस भी कहते हैं। फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है, जिसे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। अर्थात रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। जो फेफड़ा में है, फेफड़ा रक्त में ऑक्सीजन मिला देती है, जिससे रक्त का शुद्धिकरण कहते हैं। अर्थात बोल सकते हैं कि रक्त फेफड़ा में जाकर शुद्ध होता है। रक्त जो है फेफड़ा में, आपके जो ब्लड है फेफड़ा में जाके क्या होता है, शुद्ध होता है ऑक्सीजन से मिलकर। अब आता है नेक्स्ट, वायु कोष्ठक, एल्वेली, ठीक है, वायु कोष्ठक। ये ब्रोंचियोलेस है के सिरे पर गोला संरचना पाई जाती है, जिसे वायु कोष्ठक कहते हैं। ठीक है, ब्रोंचियोलेस के सिरे पर क्या पाया जाता है, गोल संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वायु कोष्ठक कहते हैं। वायु कोष्ठक गैसों के विन में एक्सचेंज का काम करती है। ठीक है, वायु कोष्ठक जो है गैस को एक्सचेंज करने में काम करता है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना, निकालना और ऑक्सीजन को लेना, किसका काम है, एक्सचेंज करना, किसका, वायु कोष्ठक का काम है। वायु कोष्ठक में रक्त कोशिकाएं आती है। वायु कोष्ठक में क्या होता है, रक्त कोशिकाएं आती है तथा रक्त के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, जो वायु के ऑक्सीजन का अवशोषण कर कोशिकाओं में पहुंचाता है। वायु कोष्ठक में क्या हुआ, रक्त कोशिकाएं आती है और रक्त के अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जो वायु के ऑक्सीजन का क्या करता है, अवशोषण कर लेता है कोशिकाओं में और क्या करता है, पहुँचाता है। या ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देता है, जिसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। और यह ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज को तोड़कर क्या बना देता है, उसके फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड को दे देता है, और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है। हेमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड को बांध लेता है और पुनः वायु कोष्ठक तक वापस आता है। और हेमोग्लोबिन क्या किया कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो वहाँ पे निकला, ठीक है, उसे हेमोग्लोबिन ऑब्जर्व करके फिर कहाँ बांध लेता है और कहाँ तक ले आता है, वायु कोष्ठक तक वापस आता है। जब हम सांस छोड़ते हैं, निःश्वसन है तो वायु कोष्ठक से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। नोट, जब वायु कोष्ठक जाम हो जाता है तो उस बीमारी को निमोनिया कहते हैं। जो आप देखे होंगे ना, सुने होंगे कि निमोनिया हो गया, तो वो निमोनिया क्या होता है कि वायु कोष्ठक क्या हो जाता है, जाम हो जाता है।
तो उसे क्लियरली वो वहाँ पे काम नहीं कर पाता है। हेमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन का क्या करता है, एक्सचेंज नहीं कर पाता है। वायु कोष्ठक जो है गैस को विनिमय नहीं कर पाता है, जिसके कारण वहाँ पे निमोनिया कहते हैं उसे। टीबी नामक रोग में वायु कोष्ठक में क्या हो जाता है, छेद हो जाता है। टीबी में आपका जो होता है, टीबी बीमारी जो होता है वो वायु कोष्ठक में क्या हो जाता है, छेद हो जाने के कारण रोग आपका टीबी नामक का रोग होता है। जब वायु कोष्ठक पर बलगम जम जाता है तो उसे हम दमा रोग कहते हैं। जब वायु कोष्ठक पर क्या आ जाए, बलगम आ जाए, बलगम जमा हो जाता है, म्यूकस जमा हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, दमा रोग कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन। अब आता है कोशिकीय श्वसन या आपका आंतरिक श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन। कोशिकाओं में कार्बोहाइड्रेट भोजन से प्राप्त के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होने की प्रक्रिया को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। तो कोशिकाओं में जो कार्बोहाइड्रेट भोजन से प्राप्त आपका कार्बोहाइड्रेट है कि ऑक्सीकरण क्या मीन्स कि उसमें ऑक्सीजन का मिलना के फलस्वरूप ऊर्जा प्राप्त होना, उसे क्या कहेंगे, उस क्रिया को हम कहेंगे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। इस क्रिया के दौरान मुक्त होने वाली ऊर्जा को एटीपी नामक जैव अणु में संग्रहित करके रख लिया जाता है, जिसका उपयोग सजीव अपने विभिन्न जैविक क्रियाओं में करते हैं। तो इस क्रिया के दौरान जो होता है मुक्त होने वाली जो ऊर्जा, क्या हुआ कि कोशिका में कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण मीन्स कि वहाँ उसमें ऑक्सीजन मिलकर क्या बना, ऊर्जा प्राप्त हुआ। ऊर्जा जो प्राप्त हुआ वो कोशिकीय श्वसन कहलाता है। इस क्रिया के दौरान जो मुक्त ऊर्जा आपको मिला वो किसके फॉर्म में, एटीपी के नाम के जैव अणु में क्या हो जाता है, संग्रह हो जाता है। ठीक है, जिसका उपयोग क्या इसमें होता है, सजीव अपने अलग अलग काम करने के लिए यूज करता है। कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति के आधार पर इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उपस्थिति से इसे दो भागों में बांटा जा सकता है। एक आपका अवायवीय श्वसन और दूसरा वायवीय श्वसन। ठीक है, एक एनाएरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। अवायवीय श्वसन क्या होता है कि कोशिका द्रव साइटोप्लाज्म में होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की एब्सेंस में होने वाला श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। कि अगर आपका ऑक्सीजन के एब्सेंट में, ऑक्सीजन के अनुपस्थित में अगर आपका श्वसन हो रहा है तो उसे हम अवायवीय श्वसन कहते हैं। बीज का अंकुरण जीवाणु या ईस्ट में अवायवीय श्वसन होता है। बीज का जो अंकुरण है या जीवाणु है या ईस्ट में जो आपका होता है वो आपका बिना ऑक्सीजन के श्वसन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन कहते हैं। इसमें ग्लूकोज 6 कार्बन परमाणु का विघटन पायरुवेट अम्ल में होता है, 3 कार्बन परमाणु में होता है, पायरुवेट अम्ल में कन्वर्ट होता है, जिसके फलस्वरूप 2 एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 2 एटीपी का निर्माण होता है। आगे चलकर पायरुवेट अम्ल के विघटन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड तथा इथेनॉल तथा लैक्टिक अम्ल में हो सकता है। तो आगे आपका क्या हो गया, उसका पहले क्या हुआ कि आपका पायरुवेट अम्ल में टूटा, ग्लूकोज जो है पायरुवेट आपका जो ऑक्सीजन के एब्सेंस में आपका श्वसन हो रहा है तो उसके इसमें ग्लूकोज जो है पायरुवेट अम्ल में टूट गया। उसके बाद 2 एटीपी का निर्माण हुआ। ठीक है, तो आगे चल के पायरुवेट अम्ल जो है वो किस में टूट जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और आपका इथेनॉल या बोले तो लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। फिर आगे वायवीय श्वसन या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और आपका अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, कोशिका द्रव में होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में आपका वायवीय श्वसन होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन आपका अवायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें पायरुवेट अम्ल पुनः अपघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है तथा इस अपघटन से कुल 36 एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। तो वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया, वायवीय श्वसन एरोबिक रेस्पिरेशन या माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाला श्वसन वायवीय श्वसन कहलाता है। इसमें क्या होता है, पायरुवेट अम्ल पूर्ण अपघटन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, जो आपके पहले क्या होता है, पायरुवेट आपका जो है अम्ल है वो पूर्ण अपघटन होकर किसमें चेंज हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में तथा जल बनता है। और इसमें कितना अपघटन में, कुल आपका 36 एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बनते हैं। सॉरी, अब आता है आगे नोट आए आपका क्या कि आंतरिक श्वसन कोशिकीय श्वसन के फलस्वरूप
हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। आंतरिक श्वसन में हम क्या सांस नहीं लेते, क्या करते हैं वहाँ पे ऊर्जा का निर्माण करते हैं। फेफड़ा में होने वाले श्वसन को बाह्य श्वसन कहते हैं, और जबकि कोशिका में होने वाला श्वसन को क्या कहते हैं, आंतरिक श्वसन कहते हैं। हमारे शरीर में होने वाला श्वसन वायुवीय श्वसन है। ये क्या है, हमारे शरीर में जो ह्यूमन बीइंग में हो रहा है, आपके जो मानव में जो हो रहा है वो क्या है, वायुवीय श्वसन होता है। एटीपी एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का अर्थ, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं संग्राहक है। एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट एक विशिष्ट यौगिक है जो सभी सजीव कोशिका में ऊर्जा का वाहक एवं क्या, संग्राहक है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता क्या कि कभी कभी अधिक भाग दौड़ या दौड़ने पर हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है। कभी कभी हम क्या कहिए, ज़्यादा दौड़ लिए तो हमारी पेशी कोशिकाओं में क्या हो गया, ऑक्सीजन का कमी हो गया। इस स्थिति में ऊर्जा प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल का विखंडन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। जब हम लोग कभी कभी ज़्यादा दौड़ लेते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन का कमी हो जाता है कोशिकाओं में, पेशी कोशिकाओं में। तो इस स्थिति में जो ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पायरुवेट अम्ल जो है वो क्या, किसमें विखंडन हो जाता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और लैक्टिक अम्ल का निर्माण करता है। लैक्टिक अम्ल के कारण हमारी पेशियों में दर्द या क्रैम्प होने लगता है। लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर के लिए क्या है, नुकसानदायक है। इसलिए हमारा जो क्या होना चाहिए, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही मेरा क्या, आंतरिक आपका श्वसन होना चाहिए। तो आराम करने या मालिश करने पर लैक्टिक अम्ल विघटित होकर इथेनॉल तथा जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे पेशियों में होने वाला दर्द या ऐंठन खत्म हो जाता है तथा आराम मिलता है। अगर आराम करने या मालिश करने के पर क्या होता है, लैक्टिक अम्ल जो है किसमें विघटित हो जाता है, किसमें टूट जाता है, इथेनॉल और जल में परिवर्तित हो जाता है, जिससे हमारे पेशियों में जो होने वाला दर्द है, ऐंठन क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद हमें क्या, आराम मिलता है। बिन पथों द्वारा ग्लूकोज विखंडन, क्या हुआ, ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज है आपका C6H12O6, यहाँ पे कितना है, 6 कार्बन। कोशिका द्वीप में क्या हुआ, किसमें टूटा, पायरुवेट 3 कार्बन प्लस ऊर्जा में टूटा। अब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या बनेगा, ये आपका पायरुवेट, इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, जैसे ईस्ट किण्वन ने इसका क्या होता है, वहाँ पे आपका ये होता है, क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में आपका ये बनता है। ठीक है, अब आता है दूसरा, ऑक्सीजन का अभाव। जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो तो वहाँ पे क्या बनेगा, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा बनता है हमारी पेशी कोशिका में। तीसरा, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा बनता है। कहाँ पे बनता है, माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। अब आता है संवहन या परिवहन। संवहन या परिवहन, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। जीवों में उपापचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थों, पोषक तत्व O2 को उनके मूल स्रोत से प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचाने एवं हानिकारक पदार्थों CO2 को कोशिकाओं से बाहर निकालने कर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं या संवहन कहते हैं। हमारे शरीर में परिवहन का काम जो करते हैं उसे संवहन तंत्र कहते हैं। तो जीवों में क्या होता है, उपापचयी क्रियाओं के संपादन के लिए उपयोगी पदार्थ, जैसे हो गया O2 को क्या हो गया, ऑक्सीजन जो है पोषक तत्व को उनके मूल स्रोत से कहाँ तक प्राप्त कर प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुँचाने एवं हानिकारक पदार्थों कार्बन डाइऑक्साइड को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुँचाने की क्रिया को क्या कहते हैं, परिवहन कहते हैं। हमारे शरीर में जो परिवहन का काम करता है उसे क्या कहते हैं, संवहन तंत्र कहते हैं। उपापचयी क्रिया, हमारे शरीर में भोजन कार्बोहाइड्रेट का टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित होता है, उपापचयी या मेटाबॉलिज्म कहलाता है। उसे क्या बोलते हैं, उपापचयी या मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कि हमारे शरीर में जो भोजन टूटकर ऊर्जा में परिवर्तित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, उपापचयी कहते हैं, उपापचयी कहते हैं। मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव इस प्रकार है। उनके मुख्य अवयव क्या है, आपका हृदय, ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है, क्या है, हृदय है, रक्त नलिकाएं हैं, धमनी और शिरा कहते हैं, वहन माध्यम है रक्त का और लसिका। ये आपके क्या है, मानव संवहन तंत्र के मुख्य अवयव है, मुख्य एलिमेंट्स है किसका, ट्रांसपोर्टेशन का, ह्यूमन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आता है हृदय।
आपका हार्ट, मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। मानव हृदय जो है क्या पंप का तरह होता है, जो सारे शरीर में रक्त का परिसरण करता है, ठीक है, परिसंचरण करता है। ये आपका क्या पंप, जो मानव हृदय है एक पंप का तरह होता है जो शरीर में रक्त का परिसरण करता है। हृदय पेशियों का बना होता है। हृदय जो है हृदय पेशियों से क्या होता है, बना होता है, या पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से ढका होता है। ये पेरोकार्डियम नामक झिल्ली से क्या होता है, ढका होता है। इसका भार लगभग, इसका जो वेट होता है वो कितना 300 ग्राम होता है। हृदय का आकार शंकुकार होता है। आपका जो हृदय है वो कैसा होता है, शंकुकार होता है, या वस गुहा में हल्का बाईं ओर होता है। ये वस गुहा में कहाँ, हल्का बाईं ओर आपके होते प्रेजेंट होते हैं। हृदय के बाद मनुष्य का हृदय 4 भागों में बांटा रहता है। मनुष्य का जो हृदय वो कितना 4 भागों में बांटा रहता है, जिसे हृदय कोष्ठक क्या बोलते हैं, हार्ट चेम्बर कहते हैं। 4 भाग, 4 चैम्बर होता है, 4 कोष्ठक होता है, किसमें, हृदय में। हृदय कोष्ठक किसको बोलेंगे, हृदय के अंदर पाए जाने वाला गुहा का खाली स्थान को चेम्बर कहते हैं। हृदय के अंदर पाए जाने वाले गुहा या खाली स्थान को क्या बोलेंगे, उसे हम चेम्बर कहते हैं। मानव हृदय में 4 चेम्बर होता है। मानव हृदय में कितना, 4 चेम्बर होता है। अब आता है ये मानव, ये आपका क्या है, हार्ट है। ये आपको हार्ट आपको याद करना है। ये क्या है, महाधमनी है। ये शरीर के ऊपरी और ये भाग से महाशिरा है, ठीक है। ये दायां अलिंद है, ठीक है। ये शरीर के निचले भाग से महाशिरा है, और ये दायां नीले है। ये दायां नीले है, ये विभाजिका है। ये क्या है, विभाजिका है। फिर ये बायां नीले है, ये बायां नीले है, और ये क्या आपका बायां अलिंद है। अब यहाँ क्या हुआ, फुफ्फुस सिराएँ हैं, यहाँ पे फुफ्फुस धमनियाँ हैं, ठीक है। फुफ्फुस बोले तो फेफड़ा से ये लिंकेज है। अब आता है अलिंद। अलिंद किसको बोलेंगे, अलिंद जो है आपका, इसको बोलते हैं आर्टेरियम या यूरिकल, या हृदय का ऊपरी भाग होता है। ये हृदय का क्या है, ऊपरी भाग है। शरीर से रक्त अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। जो आपका शरीर में जो आपका रक्त हृदय में प्रवेश करता है, कहाँ से, अलिंद के माध्यम से हृदय में प्रवेश करता है। या 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, दायां अलिंद और आपका बायां अलिंद। क्या होता है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, राइट आर्टियम और आपका लेफ्ट आर्टियम। तो आपका जो अलिंद होता है हृदय के दाएं अलिंद, हृदय के दाएं भाग के ऊपरी कोष्ठक को दायां अलिंद कहा जाता है, ठीक है। हृदय के दाएं भाग के ऊपरी कोष्ठक को क्या कहेंगे, दायां अलिंद कहा जाता है। इस भाग में पूरे शरीर से ऑक्सीजनित रक्त अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त महाशिरा के द्वारा लाया जाता है। तो हृदय के दाएं के भाग के ऊपरी कोष्ठक को दायां अलिंद कहा जाता है, और इस भाग में पूरे शरीर से जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त जो ब्लड होता है, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो मिला रहता है, वो महाशिरा के द्वारा क्या होता है, यहाँ तक लाया जाता है। बायां अलिंद, हृदय के बाएं भाग में ऊपरी कोष्ठक को बायां अलिंद कहा जाता है। हृदय के बाएं भाग में ऊपरी कोष्ठक जो है उसे क्या बोलेंगे, बायां अलिंद कहते हैं। फेफड़े से ऑक्सीजन कृत रक्त अर्थात ऑक्सीजन युक्त रक्त, ब्लड प्लस या बोलेंगे रक्त प्लस O2 हृदय के बायां अलिंद में आता है। जो ऑक्सीजन और क्या ब्लड मिला हुआ हो वो कहाँ, हृदय के बायां अलिंद में आता है। नीले, अब नीले क्या होता है, वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल क्या होते हैं, तो वेंट्रिकल आपके हृदय के बाएं भाग में ऊपरी कोष्ठक को बायां अलिंद कहा जाता है, ठीक। ये बोल गया। अब नीले देखते हैं, या हृदय का निचला भाग होता है। ये हृदय का क्या होता है, नीचे वाला भाग होता है। ये नीचे वाला भाग आपका होता है, या रक्त को पंप करता है। ये रक्त को क्या करता है, पंप करता है, जिससे रक्त पूरे शरीर में फैल जाता है। जिससे क्या, ये क्या नीले का काम है, ये निचला भाग होता है हृदय का, वो रक्त को पंप करता है, जिससे पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। या भी 2 प्रकार के होते हैं। नीले भी आपके 2 प्रकार के होते हैं, दायां नीले और बायां नीले। दायां नीले में हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को दायां नीले कहा जाता है। हृदय के दाएं भाग के निचले कोष्ठक को क्या बोले जाएंगे, दायां साइड के निचले भाग को कोष्ठक को क्या बोला जाता है, दायां नीले कहा जाता है। दायां अलिंद से भी ऑक्सीजनित रक्त, मतलब कि ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दायां अलिंद से दायां नीले में गिरता है। दायां नीले से कहाँ गिरता है, दायां अलिंद से दायां नीले में गिरता है। दाएं नीले से विऑक्सीजनित रक्त को ऑक्सीजनित कृत करने के लिए फेफड़े में भेजा जाता है। अब क्या हुआ कि दायां अलिंद से दायां नीले में आपका क्या ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड है, और आपका जो
ठीक है, आपका खराब ब्लड जो है वो आपका गिरता है, फिर उसे क्या करता है, दाएं नीले से आपका फेफड़ा में भेजा जाता है। दाएं नीले से जो आपका खराब ब्लड है वो आपका अच्छा ब्लड बनाने के लिए, ब्लड प्लस O2 बनाने के लिए यहाँ भेजा जाता है, फेफड़ा में भेजा जाता है। अब आता है नेक्स्ट बायां नीले। बायां नीले क्या बोलते हैं, राइट वेंट्रिकल बोलते हैं। हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक बायां नीले कहलाता है। हृदय के बाएं भाग के निचला कोष्ठक देखें तो इसे क्या बोलेंगे, बायां नीले कहते हैं। बायां अलिंद से ऑक्सीजनीकृत रक्त बायां नीले में आता है तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा या ऑक्सीजनीकृत रुधिर पूरी शरीर के विभिन्न भागों तक भेजा जाता है। अब ये क्या होगा कि आपका जो ऑक्सीजनीकृत ब्लड है, ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ये आता है बायां नीतल में आता है तथा यहाँ से ऑक्सीजनीकृत ब्लड है ना, ऑक्सीजनीकृत ब्लड है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, O2 क्या है, और यहाँ पे अच्छा ब्लड आता है। हृदय के बाएं भाग का निचला कोष्ठक बायां नीले कहलाता है। बायां अलिंद से ऑक्सीजनीकृत ब्लड आपका बायां नीले में आता है, बायां नीले में आता है और तथा यहाँ से महाधमनी के द्वारा क्या होता है, ऑक्सीजनीकृत जो रुधिर है, आपके रक्त हैं, वो पूरी शरीर के में क्या होता है, विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है, भेजा जाता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है आगे क्या कि हृदय के अंदर रक्त का मार्ग, शरीर के ऑक्सीजनित रक्त ब्लड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो आपका खराब ब्लड है महाशिरा के माध्यम से दायां अलिंद में प्रवेश करता है। हृदय के अंदर रक्त का मार्ग कैसे होता है, वो क्या आपका जो आपका शरीर से ऑक्सीजनित जो आपका खराब ब्लड है वो महाशिरा के माध्यम से कहाँ जाता है, दायां अलिंद में प्रवेश करता है। फिर दायां अलिंद से इस ऑक्सीजनित रक्त जो है आपका खराब ब्लड दायां नीले में छोड़ देता है। फिर दायां नीले से इस ऑक्सीजनित रक्त को फुफ्फुस के धमनी के माध्यम से फेफड़ों में भेज और छोड़ देता है। रक्त फेफड़ा में पहुंचकर ऑक्सीजनीकृत ब्लड प्लस O2 मतलब कि अच्छा ब्लड आपका क्या हो जाता है, बन जाता है। फेफड़ा में यह ऑक्सीजनीकृत ब्लड जो रक्त है फुफ्फुस शिरा के माध्यम से बायां अलिंद में क्या होता है, प्रवेश करता है। बायां अलिंद इस ऑक्सीजनीकृत रक्त को बायां नीले में छोड़ देता है। बायां नीले फिर क्या करता है, सबसे चौड़ा चेंबर है, बायां नीले जो सबसे चौड़ा चेंबर है या शुद्ध रक्त को क्या करता है, महाधमनी के माध्यम से पूरे शरीर में भेज देता है। समझ में आ गया। अब आता है नोट, दाहिना अलिंद या दाहिना तथा दाहिना नीले के मध्य तिरवलनीय कपाट पाया जाता है। जो आपका दाहिना अलिंद और दाहिना नीले के बीच में क्या मध्य में आपका क्या पाया जाता है, तिरवलनीय कपाट पाया जाता है। बायां अलिंद और बायां नीले के मध्य में द्विवलनीय कपाट पाया जाता है। नसें जाम हो जाती है जिस कारण हार्ट अटैक आता है। नसें जाम हो जाने के कारण क्या आता है, हार्ट अटैक आता है। हृदय की धड़कनों को मापने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय का अगर धड़कन नापना है तो क्या स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। आला के माध्यम से डॉक्टर लव डब की आवाज़ सुनता है। आला के माध्यम से जो उसमें आपका स्टेथोस्कोप में आला पाया जाता है, ठीक है, आला गोल वाला, तो ठीक, तो गोल वाला से आपका क्या सुनता है, वो आपका लव डब की आवाज़ सुनता है। 1 मिनट में हृदय 72 बार धड़कता है जबकि शून्य अवस्था में 1 मिनट में 150 बार धड़कता है। एक बार हृदय के धड़कन से मात्र 70 ml ब्लड ही अंदर आ जाता है। एक बार अगर हृदय धड़का तो आपका 70 मिलीलीटर ब्लड आपका अंदर जाता है, अतः पूरा 5.5 लीटर 5.5 लीटर ब्लड अंदर जाने के लिए हृदय को 72 बार धड़कना पड़ेगा। पूरा 5.5 लीटर का ब्लड अंदर जाना है तो हृदय को कितना बार, 72 बार धड़कना पड़ेगा। हमारी नाड़ियों की धड़कन गति 1 मिनट में, जो मेरा नाड़ियों का धड़कन है वो एक गति में 1 मिनट में कितना है, 115 से 125 तक होती है। अब आते हैं नेक्स्ट, रक्त नलिकाएं क्या है, ब्लड वेसल। रक्त को ले आने और ले जाने वाले नसों को रक्त नलिकाएं कहते हैं, रक्तवाहिनी कहते हैं। ठीक है, रक्त को ले जाने के लिए और ले जाने वाले नसों को क्या कहते हैं, रक्त नलिकाएं कहते हैं। यह काम धमनी, शिरा और केशिका करता है। यह काम कौन कौन करता है, धमनी, शिरा और केशिका करता है। धमनी आर्टेरी इसको बोलते हैं, धमनी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, आर्टेरी। ये रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के अन्य भागों तक ले जाता है उसे हम क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं।
जो आपका हृदय से अन्य शरीर के अन्य भागों तक ब्लड को ले जाना, उसे हम उस वाहिका को क्या बोलेंगे, धमनी कहते हैं। मीन्स कि इसमें आपका शुद्ध ब्लड जा रहा है। सीरा वेन, वे रक्त वाहिकाएँ जो रक्त की शरीर को शरीर के अन्य अंगों से हृदय तक लेकर आती है, सिराएँ कहलाती है। तो वेन में आपका क्या होता है, खराब ब्लड पूरे शरीर से इकट्ठा करके आपका कहाँ, हृदय तक लाना आपका किसका, सीरा का काम है। केशिका कैपिलरी, ठीक है, वे रक्त नलिकाएँ जो धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती है। वे रक्त नलिकाएँ जो धमनियों और सिराओं को आपस में जोड़ती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिलरी कहते हैं। यह एक पतली नस होती है। ये क्या होता है, एक पतली नस होती है। इसमें ऑक्सीजनीकृत और आपका विऑक्सीजनित रक्त दोनों मिलते हैं। कैपिलरी में आपका शुद्ध ब्लड भी, शुद्ध आपका रक्त और आपका विशुद्ध व रक्त दोनों मिलते हैं। केशिका के बाद रक्त कोशिका में प्रवेश करता है। केशिका के बाद आप क्या, रक्त जो है कोशिका में प्रवेश करता है। केशिका आँखों में स्पष्ट दिखाई पड़ती है। केशिका जो कैपिलरी देखना है तो आँखों में आपका क्या, केशिका दिखते हैं, वहाँ पे पतली पतली नसें दिखते हैं। माइंड में आपका जो है क्या होता है कि देखो, हार्ट में क्या होता है, लंग्स क्या कहता है, फुफ्फुस सिरा से आपका ब्लड प्लस O2 लेके गया, कहाँ लेके गया, हार्ट में, बाईं ओर के हार्ट में। फिर ओरोटा में महाधमनी से क्या, धमनी में लेके गया, फिर छोटी धमनी में लेके गया, फिर कैपिलरी कोशिका, फिर सेल कोशिका से कहाँ, छोटी सिरा से शिरा, फिर क्या, महाशिरा, फिर हृदय से क्या, फुफ्फुस धमनी, और धमनी से फिर क्या, लंग्स। ये आपका साइकिल कंप्लीट करता है ब्लड को फिल्टर और आपका खराब ब्लड को, देखिए खराब ब्लड को आपके हार्ट तक पहुंचाता है, फिर हार्ट से आपका पूरा शरीर में पहुंचता है, शरीर से फिर पूरा खराब ब्लड कहाँ, हार्ट में, हार्ट से फिर कहाँ, फेफड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्या होता है, आपका साइकिल चलते रहता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आता है धमनी और शिरा में अंतर। अब आता है धमनी और शिरा में अंतर। यहाँ आता है धमनी, यहाँ आता है शिरा, यहाँ आता है धमनी, यहाँ पे आता है शिरा। ठीक है, तो हृदय से रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाने वाले रक्त नलिका को धमनी कहते हैं। हृदय से आपका रक्त को शरीर के अन्य भागों तक पहुँचाने वाले रक्त नलिका को क्या बोलेंगे, धमनी कहते हैं। शिरा किसको बोलेंगे, शरीर के अन्य भागों से रक्त को हृदय तक लाने में वाले रक्त नलिका को शिरा कहते हैं। दूसरा, यह शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है, इसमें रक्त का स्पीड अधिक होता है। धमनी आपका जो है आपके शरीर के अधिक गहराई पर पाया जाता है, इसमें जो रक्त का स्पीड होता है, चाल जो होता है, अधिक होते हैं। और यह शरीर में कम गहराई पर पाया जाता है, कम गहराई पर पाया जाता है, इसमें जो रक्त का स्पीड होता है वो कम होता है। दूसरा, ये इसका रंग लाल होता है। तीसरा, जो इसका रंग जो होता है लाल होता है, इसका रंग हल्का नीला होता है। शिरा में जो ब्लड आपका होता है वो क्या होता है, नीला होता है। ठीक है, इसमें रक्त दाब उच्च होता है। आपके जाने वाला ब्लड का 120 होता है और आने वाला ब्लड को कितना होता है, वो 80 होता है। तो बोलते हैं ना कि 120/80 है उसका ब्लड प्रेशर होना चाहिए नॉर्मल। तो मतलब कि जाने के लिए 120, आने के लिए 80। तो इसमें रक्तदाब उच्च होता है, इसलिए इसकी दीवारें मोटा होता है। इसका रक्तदाब ज़्यादा होने के कारण इसका जो दीवारें है धमनी का वो जब मोटा होता है। अब इसका जो शिरा का है, शिरा, इसमें रक्तदाब कम होता है, इसमें रक्तदाब जो है कम होता है, इसलिए इसकी दीवारें पतली होती है। इसमें रक्तदाब कम होने के कारण इसका जो दीवारें हैं क्या होता है, पतली होता है। इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रवाहित होता है, इसमें ऑक्सीजन युक्त जो रक्त है वो क्या होता है, प्रवाहित होता है। उसको फुफ्फुस धमनी या अशुद्ध रक्त कहते हैं। ठीक है, इसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त होता है, ब्लड प्लस O2 प्रवाहित होता है। अपवाद इसमें क्या है, इसमें फुफ्फुस धमनी या अशुद्ध रक्त नहीं होता है। ठीक है, अब आता है इसमें क्या, शिरा। इसमें सामान्यतः शिराओं में CO2 रक्त प्रवाहित होता है, शिरा में आपका CO2 रक्त वाला प्रवाहित होता है। ठीक है, अपवाद फुफ्फुस शिरा शुद्ध रक्त इसमें नहीं होता। अब आता है आगे वहन माध्यम। रक्त कोशिकाएं क्या होता है, ब्लड सेल्स। रक्त एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त आपका क्या एक शारीरिक तरल है जो रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है, विभिन्न अंगों में लगातार क्या होता है, बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होने वाला या गाढ़ा कुछ चिपचिपा लाल रंग का द्रव एक जीवित संयोजी युतक है या प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। इसका pH मान 7.4 होता है, अर्थात रक्त जो है क्षारीय होता है।
तो आप ब्लड सेल्स के बारे में क्या बोलते हैं कि ये आपका क्या तरल होता है जो आपके रक्त वाहिनियों के अंदर क्या होता है विभिन्न अंगों में लगातार बहता रहता है। रक्त वाहिनियों में प्रभावित होने वाला या क्या होता है गाढ़ा होता है, कुछ चिपचिपा होता है, लाल रंग का द्रव होता है। एक जीवित संयोजी ऊतक है जो या प्लाज्मा और रक्त कणों से मिलकर बनता है। ये प्लाज्मा और रक्त कणों से क्या होता है मिलकर बनता है। इसका पीएच जो है 7.4 है और इसका रक्त क्षारीय जो होता है कितना होता है, एक जो है क्षारीय होता है। रक्त का कार्य, रक्त का काम क्या क्या है? रक्त का काम क्या क्या है? रक्त पचे भोज्य पदार्थ का परिवहन करता है। रक्त जो है वो पच गया भोजन उसे क्या करता है परिवहन करता है। रक्त हार्मोन कार्बन डाइऑक्साइड O2 का परिवहन करता है। रक्त जो है उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन करता है। जो आपका अवशेष बच गया, ठीक है, वेस्ट मटेरियल, उसे क्या करता है निष्कासन करता है रक्त। रक्त तापमान को नियंत्रित करता है। रक्त जो है टेम्परेचर को क्या करता है नियंत्रित करता है। मलेरिया बुखार में एस्पिरिन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है, ठीक है, शरीर गिर नहीं जाता बढ़ जाता है। मलेरिया बुखार में जो है आपका क्या पूरा ठंडा लगता है, ठीक है, तो एस्पिरिन प्रभावित होने के कारण क्या होता है शरीर का जो तापमान है वो क्या होता है गिर जाता है। समझ आता है? एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन में आपका क्या बनता है ब्लड बनता है। क्या बनता है? ब्लड बनता है। और बोन मेरो में भी आपके बोन के अंदर जो मांस होते हैं उससे भी आपका क्या ब्लड बनता है। अब आता है नेक्स्ट आता है रक्त। रक्त आपको 4 भाग में बांटा गया है। रक्त को 4 भाग में बांटा गया। पहला प्लाज्मा। प्लाज्मा 60% में पाया जाता है। रक्त कण आपका कर्पल्स बोलते हैं, कर्पल्स पसल, इसमें आपका 40% होता है। उसमें आपका क्या क्या रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिका, सादा रक्त कोशिका और प्लेटलेट्स उसमें पाई जाती हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अब आगे देखेंगे रक्त प्लाज्मा। रक्त प्लाज्मा क्या होता है? यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका 90% भाग जल होता है और 10% भाग क्या होता है प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट होते हैं इसमें। प्लाज्मा में पाए जाने वाला प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन होता है। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये जो दोनों प्रोटीन वहाँ पाया जाता है फाइब्रिनोजेन और आपका प्रोथ्रोम्बिन, ठीक है, मबी, ये दोनों आपके प्रोटीन जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करते हैं। जब रक्त प्लाज्मा से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो शेष बचा हुआ रक्त ही सेरम कहलाता है। अगर फाइब्रिनोजेन अगर हम निकाल लेते हैं प्रोटीन तो वहाँ जो शेष रक्त बचा उसे क्या बोलेंगे सेरम बोलते हैं। सेरम हल्के पीले रंग का होता है। बीमारियों की जांच सेरम से की जाती है। आपका जो बीमारी है वो सेरम से जांच की जाती है। रक्त कण कर्पल्स, ठीक है, यह रक्त का कणकीय भाग होता है। यह जो रक्त का है वो क्या कणकीय भाग होता है। इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। जो आपके यह रक्त का कणकीय भाग होता है इसे 3 भागों में बांट सकते हैं। लाल रक्त कोशिका RBC, श्वेत रक्त कोशिका WBC और प्लेटलेट्स बिम्बाणु ये आपके होते हैं। लाल रक्त कोशिका रेड ब्लड सेल्स ये आपके क्या होते हैं? लाल रक्त को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। लाल रक्त तो क्या एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। रक्त कण का प्रमुख कोशिका है और संख्या में सबसे बड़ी है। RBC में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। आपके रेड ब्लड सेल में लाल रक्त कोशिका में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। RBC का जीवन काल 120 दिन होता है। जो लाल रक्त कोशिका का जो आपका जीवन काल है वो कितना 120 दिन का होता है। इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। RBC पीली स्प्लीन तथा अकृत में जाकर नष्ट होते हैं। RBC जो है स्प्लीन और अकृत में जाकर क्या होता है नष्ट होता है। पलिया, ठीक है, स्प्लीन को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। पलिया को RBC का क्या कहा जाता है? कब्रिस्तान कहा जाता है। RBC का आकार कैसा होता है? गोल होता है। RBC का मुख्य कार्य O2 तथा CO2 का परिवहन करता है। RBC में क्या हेमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और हेमोग्लोबिन के ही कारण रक्त का रंग लाल होता है। हेमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन में आपका क्या लोहा पाया जाता है। हेमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया नामक रोग होता है। अगर आपका हेमोग्लोबिन कम है तो आपका एनीमिया नामक का रोग हो सकता है। अब आता है श्वेत रक्त कोशिका WBC। श्वेत रक्त को ल्यूकोसाइट से भी कहते हैं।
आपका श्वेत रक्त तो क्या ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, इनमें केंद्रक होता है। इनमें क्या होता है? केंद्रक होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसमें आपका हीमोग्लोबिन नहीं होता है, जिस कारण यह सफ़ेद रंग की दिखती है। जिस कारण से यह कैसा दिखता है? सफ़ेद रंग दिखता है। WC का आकार अनियमित होता है। WC का आकार जो है कैसा होता है? अनियमित होता है। WC का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। जो आपका WC का निर्माण जो होता है उसका कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। इसका जीवन काल 4 दिन होता है। ठीक है, WBC का जीवन काल जो है कितना दिन जिंदा रहता है? 4 दिन। WC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है, अर्थात रोगों से हमारी रक्षा करता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। WBC जो है हमें बीमारी से क्या करता है? बचाता है, रोगों से भी बचाता है, रक्षा करता है। इसे हमारे शरीर का क्या बोला जाता है? सिपाही भी कहा जाता है। ये एंटीबॉडी का निर्माण करती है जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। ये एंटीबॉडी का क्या करता है? निर्माण करता है जो प्रतिरक्षा तंत्र में क्या करता है? भाग लेता है। प्लेटलेट्स, आप क्या आता है? प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स, ठीक है, प्लेटलेट्स अब आता है। प्लेटलेट्स इसे होता है प्लेटलेट्स बिंबाणु, इसे थर्मोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स क्या आता है? ये थर्मोसाइट भी कहते हैं उसको। या रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। प्लेटलेट्स जो है आपका थक्का बनाने में भी क्या करता है? मदद करता है, अर्थात यह रक्त के बहाव को क्या करता है? रोकता है। कौन रोकता है? प्लेटलेट्स। अब आता है यह रंगहीन होता है, जिसका जीवन काल 10 दिन होता है। आपका प्लेटलेट्स का जीवन काल कितना होता है? 10 दिन होता है। डेंगू बीमारी में इसकी संख्या कम हो जाती है। डेंगू बीमारी में जो प्लेटलेट्स है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है, इसीलिए आपका बीमारी वो डेंगू ठीक नहीं होता। यह शरीर को शक्ति प्रदान करता है। प्लेटलेट्स जो है शरीर को क्या? शक्ति प्रदान करता है। अब आता है लासिका। लासिका क्या है? लिम्फ है। लिम्फ जब रुधिर कोशिकाओं से होकर बहता है तब उसका द्रव भाग रक्त रस कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रियाओं के कारण कोशिकाओं की पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है। बाहर निकला हुआ यही रक्त रस लसिका कहलाता है। जब रुधिर कोशिकाओं से होकर कुछ ब्लड जो है आपका उसका द्रव भाग कुछ भौतिक, रासायनिक या शारीरिक प्रतिक्रिया के कारण कोशिकाओं के क्या होता है? पतली दीवारों से छनकर बाहर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? लसिका कहते हैं। लसिका शरीर को संक्रमण से बचाती है। लसिका जो है शरीर को संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है। शरीर जो है वो क्या अतिरिक्त जल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है, या घाव भरने का कार्य करती है। अगर आपके घाव हो गए हैं, ठीक है, जख्म हो गया है, तो ये लासिका वहाँ पे भरने का काम करता है, उसे ठीक करने का काम लिम्फ करता है। अब चलते हैं आगे की ओर। अब क्या आता है? रक्तदाब, ब्लड प्रेशर। अब क्या आता है? ब्लड प्रेशर। रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे रक्तदाब कहते हैं। जो आपके रुधिर वाहिकाओं के विरुद्ध जो दाब लगता है उसे हम क्या कहेंगे? रक्तदाब कहते हैं। रक्तदाब 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका कुंचन दाब और दूसरा आपका होता है अनुशिथिलन दाब। एक आपका सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। दो धमनी के अंदर रक्त का दाब जब नीले संकुचित सिकुड़ता होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? परकुंचन दाब कहते हैं। और अनुशिथिलन दाब कब कहते हैं? नीले और अनुशिथिलन फैलता के दौरान धमनी के अंदर जो दाब उत्पन्न होता है उसे अनुशिथिलन दाब कहते हैं। तो बीपी होता है आपका क्या? सिस्टोलिक प्रेशर बाय डायस्टोलिक प्रेशर। ये क्या होना चाहिए आपका? 80/120। क्या होना चाहिए? 80/120 होना चाहिए। तो रक्तचाप मापने वाला अंत किसको क्या बोलते हैं? स्फेग्मोमेनोमीटर कहते हैं। ठीक है। पादप में वहन जाइलम जो आपका पौधों में होता है वो जाइलम जो है पादप तंत्र का एक अवयव है जो मृदा से प्राप्त जल और खनिज लवणों का वहन करता है। और फाइलम क्या है? पत्तियों द्वारा प्रकाश संश्लेषित उत्पादों को पौधे के अन्य भागों तक वहन करता है। अब आता क्या? उत्सर्जन। क्या आता है? उत्सर्जन वह जैव प्रक्रम जिसमें जीवों में उपाचीय क्रियाओं में जनित हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का निष्कासन होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन मतलब कि जो आपका वेस्ट मटेरियल बच गया, ठीक है, उसे बाहर निकालना, उसे हम क्या बोलेंगे? उत्सर्जन कहते हैं। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर की सत्ता से जल में विस्तृत कर देते हैं। एक कोशिकीय जीव इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है? शरीर की सत्ता से जल में विस्तृत कर देते हैं।
मानव उत्सर्जन एक्सक्रीशन इन ह्यूमन। उत्सर्जन एक्सक्रीशन, शरीर से अपशिष्ट पदार्थ, खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। वैसे अंग जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। जो वैसा अंग जो खराब पदार्थ को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? उत्सर्जी अंग कहते हैं। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग फेफड़ा है। फेफड़ा क्या करता है? फेफड़ा CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है। बड़ी आंत अपच भोजन मल का उत्सर्जन करता है। आकृत अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थ को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थ में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाती है। त्वचा पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। विरकक, अब आता है विरकक। यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। ये आपका क्या सबसे क्या है? उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी आपका जो विरकक है विरकक वो आपका 2 होते हैं। इसका आकार सेम के बीज के समान होता है। इसका आकार जो है सेम का बीज होता है ना, उसी समान होता है। प्रत्येक विरकक का भार लगभग 140 ग्राम होता है। विरकक पेरिटोनियम नामक झिल्ली में बंद रहती है। विरकक की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। जो आपका विरकक की इकाई है उसको क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। विरकक जो है रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। मूत्र में यूरिया, अमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है जो खतरनाक पदार्थ होता है। मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है तथा यहाँ सब तब तक एकत्र हो जाता है जब तक मूत्र मार्ग से यहाँ निकल नहीं जाता। तो विरकक क्या कहता है? रक्त को क्या कहता है? छानता है तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थ को निकालता है। मूत्र में यूरिया, एमोनिया, यूरिक अम्ल पाया जाता है जो खतरनाक पदार्थ होता है। मूत्र बनने के बाद मूत्रवाहिनी से उसे क्या होता है? होता हुआ मूत्राशय में आ जाता है और यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक मूत्र मार्ग से यहाँ निकल नहीं जाता है। विरकक में रक्त को छाना जाता है। विरकक में क्या होता है? रक्त को छाना जाता है। इस क्रिया को डायलिसिस कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस कहते हैं। ये विरकक हो गया किडनी, ये मूत्रवाहिनी हो गया और ये आपका मूत्राशय हो गया, ये आपका मूत्र मार्ग हो गया, ये मूत्र रंध्र हो गया। तो ये आपको इस चैप्टर आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैविक प्रक्रम हम लोग देखे पूरे डिटेल्स में, ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।